बहुत फास्ट है कमांड लाइन इंटरफेस, वो हम आगे चल के डिस्कस करें, वो हमें डिफरेंस भी फिर हम अच्छा, देखेंगे क्या इंशाल्लाह। क्वेश्चन हो किसी का? कुछ टास्क में लगाया था आई थिंक सो। ठीक है ना, आप इसको मैक्सिमम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस आपके अंदर हैं। हाँ, अब मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है जो विंडोज के अंदर है, और इसको ओवरकम जितना किया जा रहा है, लेकिन उतने ज्यादा बग्स वालेकुम निकल के अस्सलाम आ रहे सर, हैं। कुछ पूछना था वो क्या है आपसे कि लिनक्स के ऑपरेटिंग हवाले से, सिस्टम पूछूं? कंसिस्ट ऑफ मिलियन जी जी ऑफ लाइंस ऑफ कोड्स, सर ये मिलियंस पूछना ऑफ, था कि मुझे और जितने जब ज्यादा पैकेज कोड्स होते इंस्टॉलर हैं होता है एक उतनी थर्ड ज्यादा पार्टी का, फ्लॉज होते हैं, उतने ज्यादा लिनक्स वीकनेस होते उबुंटू हैं, का मैं उतने ज्यादा फ्लेवर यूज चांस कर होते रहा हैं हूँ, उसको तो उसमें एक्सप्लॉइट कौन करने सा के। पैकेज इंस्टॉल करूँ? हैकर्स सीडी से मुझे उसको सॉफ्टवेयर ज्यादा करना क्या है। कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि उसके कौन अंदर सा सॉफ्टवेयर? वर्नेबिलिटीज उतनी ज्यादा होती हैं। मतलब एक जितना सीडी से मैं जिसका वीएम की कोड मशीन यूज कम कर रहा हूँ, होगा, तो जिसकी उस लाइन ऑफ पे कोड मुझे जितने कम होगा, पिक्चर उसको एक्सटेंड उतना करने के एक्सप्लॉइट लिए एक करना सीडी से जो है इंस्टॉल वो करना कम पड़ता है ना सॉफ्टवेयर जी चांसेस जी। हैं। लेकिन जिसके अपना, कोड तो जितने वो ज्यादा होंगे उसके मैं उसको चांसेस उतने भी भूल रहा ज्यादा हूँ हैं। पैकेज अब का अगर टू नाम, काइंडली टेक आप मुझे नाम बता एडवांटेजेस देंगे ऑफ कौन देन से पैकेज ऑपरेटिंग से सिस्टम वल्नरेबिलिटी, मैं अटैकर सीडी का मस्ट बी यूज अ टेक्निक सॉफ्टवेयर और इंस्टॉल टूल कर टू सकता एक्सप्लॉइट द हूँ वल्नरेबिलिटी। कमांड लाइन सबसे से? आसान मैं भी काम देख जो के है आपको बता देता वो हूँ, विंडोज जिस ऑपरेटिंग तरीके से सिस्टम को हमें, फिर एक्सप्लॉइट मैं करना बता है। देता हूँ, कोई इशू नहीं। ठीक है ना, सबसे आसान काम है, ओके सबसे ओके आसान काम विंडोज ओके ऑपरेटिंग सिस्टम को। अब जी। नॉर्मली हमारे इंटरनेट से कुछ चीज डाउनलोड करते हैं, वो हमारे सिस्टम के वायरस से जाता है, एसडीएन वैसे किसी ने हमारा हैक दोबारा हो देखा जाता था, है ऐसे मैंने सिस्टम। बता तो दिया था बड़े डेप्थ रैंसमवेयर में। की शक्ल के अंदर कोई चीज डाउनलोड करते हैं हमें, और मोस्टली हम तो खुद अपने लिए एक पंगा करते हैं, वो क्या, अगर जी किसी पर्सन ने एसडीएन हमें कुछ और भी उसका क्रैक क्वेश्चंस थे। करना हो, लेट्स सपोज आईडीएम का, तो हमें सारे डिफेंडर ऑफ करने पड़ते हैं। हम तो दावा देते हैं भाई आ जाओ, मैं तो अपनी सारी गेट बंद कर रहा हूँ, सॉरी गेट खोल रहा हूँ, और उस पर कोई गार्ड नहीं है, सारे गार्ड हटा रहा हूँ। तो हम जो क्रैक करते हैं सिस्टम, इवन विंडोज जो क्रैक करते हैं वो भी तो इलीगल है, वो भी तो एक वायरस ही है आपके पास। क्योंकि वो क्या करते हैं कि हम आगे देखेंगे रजिस्ट्री जो फाइल्स होती हैं आपकी मेन जो है, 4 तरह के रजिस्ट्रीज होती हैं जो हम आगे देखेंगे, कल वो तो आपकी बेसिकली हमने रजिस्ट्री फाइल्स आप ऑपरेटिंग चेंज सिस्टम करते हो। देखा जब था, विंडोज रजिस्ट्री ऑपरेटिंग फाइल्स आप सिस्टम, कंप्रोमाइज करवा देते हो, ठीक है बाकी तो ना, कुछ बचता ही उसके नहीं है विंडोज फंक्शन, के उसके अंदर। फीचर्स, तो ये मेन ठीक है ना, चीजें हैं। उसमें तो कहते हैं इश्यूज, अटैकर उसमें क्या करता है, कैन वल्नरेबिलिटीज, यूज अवनबिलिटी टू उसके गेट रजिस्ट्री कंप्यूटर टू फाइल्स, ये एक्ट सारी इन अ कल हमने फैशन देखी। आउटसाइड एंड इंटेंट डिजाइन। इन जनरल द गोल इज अगेन अनऑथोराइज्ड एक्सेस है आपके, फिर अगर कोई सिस्टम आपका टारगेट हो जाएगा, विक्टिमाइज्ड हो गया, भरोसा किसी पे नहीं करना ठीक है ना, होता, फिर वो और सिस्टम से क्या सिक्योरिटी कर फील्ड सकते में हैं, तो डीडोस वैसे भी अटैक किसी पे जनरेट कर ट्रस्ट नहीं सकते करना हैं, होता किसी को भाई, स्पैम ईमेल सेंड कर वो तो सकते हैं, आपको खुद भी किसी पे करना होता अटैक है। कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और आपको पता भी नहीं होना। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ वर्नबिलिटीज हैं बाकी कॉमन, ये है कि आप वो खुद हम भी यहाँ पे स्टडी देख करें, लेते हैं। क्योंकि सबसे पहले वायरस एंड सिक्योरिटी जो फील्ड मालवेयर है ना ये प्रोटेक्शन। वाली, कहता है बाय डिफॉल्ट इसमें विंडोज यूज हम विंडोज आपको पाथ डिफेंडर ऑफ फॉर डायरेक्शन मालवेयर दे सकते प्रोटेक्शन। हैं, विंडोज डिफेंडर बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। ठीक है ना, और हाँ, उसको यूज बाकी करना उसको चाहिए, एक्सप्लोर और वो करना आपके हमेशा ऊपर इनेबल ऊपर रहना का चाहिए काम आपका, होता है, और अपडेटेड भी रहना ठीक है, चाहिए। क्योंकि ये एक कहता है प्लेटफॉर्म विंडोज ऐसा है डिफेंडर जो प्रोवाइड अ हमारी सूट कोर्स ऑफ प्रोटेक्शन आउटलाइन है, उसके अंदर रहते हुए मैं टू चीजें बताता हूँ, लेकिन built उस into the लेक्चर में बहुत system। सारी चीजें बता रहा कहता होता हूँ, है if कोशिश Windows कर रहा था कि Defender आपको is फुल अभी समझ आए, क्योंकि turned अभी off हम करते हैं, सिक्योरिटी the पे इतना नहीं system है, become more अभी इसके बाद vulnerable हम to हमारे attacks and नेटवर्क malwares। बेसिक नेटवर्क का ये टॉपिक आपको स्टार्ट हो डेफिनेटली जाएंगे, करना पड़ता है, हमें ठीक जब है भी ना, कोई क्रैक उसके करना पड़ता बाद है तो हमें ये तो बंद तो करनी पड़ेगी बस विंडो मैं डिफेंडर। इतना कहूंगा कि विंडो आपको डिफेंडर हमें बंद एक कर दें तब गाइडलाइन जाके दें, हमारा क्रैक कामयाब उसको होता है, अदरवाइज एक्सप्लोर, ये वैसे क्रैक ही अभी कामयाब नहीं होता। एसोसिएट लेवल है, इसका उसके बाद होता प्रोफेशनल है लेवल ज्यादा अननोन डेप्थ एंड में, अनमैनेज्ड ठीक है ना, या सर्विसेज। अगर हम सिक्योरिटी कहते में देयर या आर सिस्टम मैनी सिक्योरिटी या सर्विसेज बाकी दैट चीजों में रन जाएं, बिहाइंड द सीन्स, सीएच की बहुत तरफ सारी जाएं, सर्विस तो चल वो रही होती फिर हैं, कभी आपको गौर वो किया भी किसी पहले ने टास्क बेसिक मैनेजर में, ओपन करके देख ले, सीएच के पहले ये 4 कौन कौन से सी 5 सर्विस ऐसी हैं मॉड्यूल जो ऐसे हैं जो मैंने तो कभी थियोरेटिकल चलाई हैं, नहीं है लेकिन वो बेसिक चल हैं, रही हैं। उसके बाद जाके वो कुछ ऐसी आपको एग्जी चीजें चल रही होती हैं जो समझाते आपको हैं, नहीं उसमें आइडिया भी होता, पूरी लेकिन बेसिक वो में आपका नेटवर्क से सेशंस बिल्ड किए ऐसे होती हैं। टर्मिनोलॉजी पूरी समझाई हुई है, ठीक हो वर्किंग गया ना। समझाई होती कहते है कि इट काम करना इज किस तरह, इम्पोर्टेंट टू मेक श्योर दैट ईच इस सर्विसेज इज फील्ड में आपको टाइम आइडेंटिफाइबल देना एंड पड़ेगा सेफ। सिक्योरिटी में, With an जितना unknown ज्यादा server टाइम running in देंगे the background, the computer उतना can ज्यादा be चीजें vulnerable समझ to में attack। आएंगी। अगर तो कोई ठीक है ना, ये अननोन चल ऐसा रही है नहीं तो है कि डेफिनेटली हम फिर वो आपकी क्या है, वो मूवीज के अंदर हम वनबिलिटी है। देखते हैं ना, हैकिंग जस्ट लाइक इंक्रिप्शन, दैट, हाँ वैसे ये नहीं मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है, जो कि रैंसमवेयर का टारगेट ऐसा अक्सर कोई हो जाते हैं। इन्वायरमेंट कहते नहीं हैं है, व्हेन डाटा इज नॉट ठीक है ना, वो जैसे एनक्रिप्टेड मूवीज की हद इट तक कैन होता है, इजीली बी मूवीज में होता है कि गैदर्ड भाई एंड एक बंदे ने एक्सप्लॉइटेड। ऐसे बैठा फौरन लैपटॉप ऑन किया, हमेशा टक डाटा टक को किया, विंडो बिट लॉकर तो दैट्स द वैसे ही है, चीज तो हैक, उसको ऐसा प्रोटेक्ट नहीं कर दो। होता, अगर कोई बंदा ठीक टारगेट है कर ना, भी लेता है, आपका सिस्टम का टारगेट हो गया है, ठीक है, सिनेरियो बनने में विक्टिमाइज टाइम हो गया, लगेगा। बन गया है, अब तो अगर कोई स्नोडेन बंदा की डाटा आपने एक्सेस हिस्ट्री करने की देखी कोशिश है, करेगा तो वो नहीं हो पाएगा उससे। तो उसको इसलिए एक डाटा को डिमांड हमेशा भी थी, इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर रखना चाहिए। Because this is not only important for desktop computer but basically mobile devices, especially ठीक है ना, मोबाइल डिवाइसेस लेकिन के अंदर भी आपको ये उसने काम करना लेकिन चाहिए। जो आपका उसमें डाटा है उसको हमेशा उसने क्या होना सारे चाहिए, कुछ इनक्रिप्टेड वो फॉर्म कहते के हैं अंदर ना, होना चाहिए, ओपन भी लेकिन तो उस पर कर दिया, पासवर्ड लगाना चाहिए। मतलब उसको अगर डिक्रिप्ट करना है तो डेफिनेटली
आपको क्या करना पड़ेगा, पासवर्ड लगाना पड़ेगा। पासवर्ड लगाएंगे तो फिर आपका डाटा डिक्रिप्ट होगा, अदरवाइज डिक्रिप्ट बनने में ना नहीं होगा। टाइम नहीं लगता, बन सकता है, हर इंसान बन सकता है, ठीक उसके है बाद ना, सिक्योरिटी जस्ट उसमें पॉलिसी। इंटरेस्ट। अब उसमें तो सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है, कहते आई हैं थिंक गुड स्नोडन सिक्योरिटी मूवी भी है, पॉलिसी उसमें तो मस्ट बी जस्ट उन्होंने कॉन्फ़िगर्ड इतना ही एंड दिखाया हुआ है फॉलोड।
कहते हैं many settings in the Windows security policy control can prevent attacks. बहुत सारे कर सकते हैं वो, हम अपने फायरवॉल सिस्टम को सेट कर सकते हैं, अपनी मर्जी की पॉलिसीज डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे सिस्टम में ये आईपी पोल आने चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो हम आगे इन फर्दर देखेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद फायरवॉल, बाय डिफॉल्ट विंडोज यूज द विंडोज फायरवॉल टू लिमिट कम्युनिकेशन विद द डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क। ओवर टाइम रूल्स में नो लॉन्गर अप्लाई। अब यहाँ पे एक बड़ा पंगा है, देखें जब हमने डिवाइसेस को ओवर द इंटरनेट एक्सेस करना होता है तो डेफिनेटली हमें फायरवॉल ऑफ करनी पड़ती है, तो हमें पिंग आता है, अदरवाइज हमारा पिंग नहीं आता। और जब तक पिंग नहीं आएगा तब तक हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते, एसएस नहीं कर सकते, टेलनेट नहीं कर सकते, रिमोट डेस्कटॉप नहीं कर सकते, कोई सर्विस नहीं चला सकते। तो इसलिए मोस्टली हमें क्या करना पड़ता है, फिर हमें उसकी फायरवॉल ऑफ करनी पड़ती है पिंग के लिए, जस्ट पिंग के लिए। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिव्यू फायरवॉल सेटिंग्स periodically, to ensure that the rules are still applicable and remove any that no longer apply. उसके बाद फाइल एंड शेयर परमिशंस, हम अक्सर परमिशंस करते हैं, शेयर करते हैं, फोल्डर शेयर करते हैं नॉर्मली, या नेटवर्क के अंदर हम अपने कोई फोल्डर शेयर करते हैं जिसपे डाटा आपस में शेयर कर कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं। कहते हैं these permissions must be set correctly. कहते हैं it is easy to give everyone group full control, but this allow all people to access all files. कहते हैं it is best to provide each user and group with the minimum necessary permissions for all files and folders. सबको everyone group करके सबको अपने एक्सेस नहीं देनी, तो जिसको जो देनी वो लिमिटेड कर दे या यूजर बेस कर दे, तो वो बेस्ट एक ऑप्शन है आपका। एवरीवन की बजाय यूजर बेस कर दे आप, सवाल ही पैदा नहीं होता, हर दिन आपकी चीजें अपडेट हो वीक रही हैं, इवॉल्व और नो पासवर्ड, ठीक है ना। Many people choose weak password and do not use the password at all. कुछ यूज नहीं करते, बस इंटरक्रोर सिस्टम हो गया। कहते इट इज स्पेशली इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट ऑल अकाउंट्स, स्पेशली एन एडमिनिस्ट्रेटिव को तो लाजमी पासवर्ड और स्ट्रांग पासवर्ड होना चाहिए। लॉगिन एज एडमिनिस्ट्रेटर, कहते व्हेन अ यूजर लॉगिन इज एन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एनी प्रोग्राम दैट they run will have the privilege for the account. कहते इट इज बेस्ट टू यूज स्टैंडर्ड यूजर्स। जब स्टैंडर्ड यूजर, अब हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, नॉर्मली जितना हम काम कर रहे होते हैं ये हम स्टैंडर्ड यूजर के अंदर कर रहे होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर काम कर रहे होते हैं, या मुझे चैट बॉक्स में आप लोगों ने बताना है कि जैसे हम सीएमडी अभी ओपन किया, जैसे मैंने ये देखो मैं यहाँ पे सीएमडी ओपन किया, सीएमडी लिखा, अब मैं इसमें जितना भी वर्किंग कर रहा हूँ स्टैंडर्ड एज ए स्टैंडर्ड यूजर कर रहा हूँ या एज ए एडमिनिस्ट्रेटर यूजर कर रहा हूँ, तो मुझे इसका आपने जवाब देना है। सबने जवाब करना, फिर उसके बाद हम इस पर बात करते हैं। विंडोज आर्किटेक्चर एंड ऑपरेशंस देख लेते हैं, यहां तक आपका कोई क्वेश्चन? जी सर देखते हैं जी, आप लोगों का किसी को क्वेश्चन स्टैंडर्ड के अंदर? सॉरी स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड, हाँ स्टैंडर्ड में काम कर रहे होते हैं, क्योंकि बाज़ दफा हमें कुछ फुल प्रिविलेज नहीं मिल रही होती है। हमें फुल प्रिविलेज यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसलिए हम देखो ना कुछ कमांड्स हमारे सीएमडी के अंदर नहीं चल चाहिए। जब इसमें प्रैक्टिस करने बैठते तो बंदे को लिटरली 6-6 7-7 घंटे
गुजर जाते पता नहीं चलता। बंदा एक वैसे CTF खेलने बैठ जाए तो वो उसके 4-4 घंटे गुजर जाते हैं, ठीक है ना, प्रैक्टिस के दौरान। तो वो तो आपको टाइम देना पड़ेगा ना, वो टाइम देंगे तो फिर कुछ सीखेंगे। ऐसे नहीं, स्टडी से नहीं बना कर सकता। स्टडी तो एक गाइडलाइन है इस फील्ड में अंदर, ये आपको गाइडलाइन, एक आपको मेथड समझा देती है, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम देंगे इस फील्ड के अंदर। हाँ, ये मैंने बार बात करता हूँ हर एक पर्सन को, कि कोई बंदा ये ना समझे कि भाई मैंने CH का वर्जन 10 कर लिया तो बस अब मैं फुल एंड फाइनल हो गया हूँ, ओके हो गया है। नहीं वर्जन 11 में कुछ और चीज आई हुई होगी, जो कि पीछे वाली चीजें सारी सारी खत्म हो चुकी होंगी, ठीक है ना। तो इसलिए माइंडसेट, अगर इस फील्ड में रहना है भाई, तो फिर माइंडसेट ये होना कि मुझे ना अपने आप को अपडेटेड रखना है हर लिहाज। जैसे आया है, क्या उसकी रीजन थी, कहाँ पे बग्स थे, कहाँ पे वनएबिलिटीज थी, कैसे हुआ, ये आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कंटिन्यू स्टडी तो समझ लें, मतलब कैसा कंटिन्यू रिसर्च समझ लें आप इसको। स्टडी चलो छोड़ देते हैं हम, रिसर्च इस फील्ड के अंदर आपको डेली बेसिस पे आपको चाहिए, ठीक है ना, नॉलेज, जो अपडेटेड चीजें आ रही हैं। अभी रिसेंटली मैंने शायद आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था, अभी ये 5 फेब को, बल्कि 7 फेब को, जो एक डेटिंग साइट्स जो है कोई थी, जिसमें 2.3 बिलियंस या मिलियंस, सॉरी मिलियंस, हाँ, 2.7 मिलियंस यानी कि जो यूजर्स थे उनकी इन्फॉर्मेशन शेयर की गई थी, ओपन बेची गई थी डार्क वेब पे। PIE का डाटा हैक हुआ, उसको डार्क वेब पे बेचा गया, ठीक है ना। ये सारी चीजें अभी रिसेंटली मैं रात पता नहीं देख रहा था, एक और भी हुई है, ये जो ब्लॉकचेन सिस्टम है, बिटकॉइन सिस्टम, ठीक है ना, ये वाला हुआ है अभी। तो इस तरह की बहुत सारे आपको फिर ना फील्ड में इन रहना पड़ता है, फिर जाके आप कुछ, ये एक बात जरूर है, इसकी जो वर्किंग है ना, बस एक दफा कर लो। बाकी अगर कुछ चीजें चेंज भी होती ना, लेकिन टेक्निक चेंज नहीं होती, ये एक चीज में रखना। चीजें चेंज होंगी, टेक्निक चेंज नहीं होगी। हर एक पर्सन का सिक्योरिटी में बेस सेम रहेगी। हाँ, इसको कहें तो हम बेस सेम रहेगी। अगर मैं ये कहूँ कि भाई देखो ना, अब चीजें चेंज हो रही है ना, सिक्योरिटी अपडेटेड हो रही है, इनक्रिप्शन अपडेट हो रही है, कहाँ पे पहले 128 बिट, फिर 256 बिट, फिर ये इस तरह 1024 बिट्स, फिर आए जी 2448 बिट्स, फिर जी आए 4096 बिट्स पे कन्वर्जन हो गई। तो ये चीजें हो सकती हैं, फंक्शन चेंज हो सकते हैं, ठीक है ना, फिर एलिप्टिक कर्व आ गई जी, क्रिप्टोग्राफी, ये फलां चीज आ गई जी, लेकिन टेक्निक नहीं। जो आपका, आपके काम करने का स्टाइल है ना, वो चेंज नहीं होने देना, वो रखना। हर एक का चेंज होगा, ऐदर शाम का अलग होगा, ठीक है, मोहम्मद फैसल का अलग होगा, वकास अजहर का अलग होगा, जुनेद अहमद का अलग होगा स्टाइल, ठीक है ना। इसलिए जो हैकर्स होते हैं या इंट्रूडर्स या सिक्योरिटी जो सॉक प्रोफेशनल्स होते हैं, उनका वे ऑफ स्टाइल जो होता है ना, जिन वर्क का स्टाइल जो होता है, वो चेंज होता है हर एक अपना। कोई किसी चीज को पहले टारगेट करता है, ठीक है ना। जब हम इसमें देखें फुट प्रिंटिंग के अंदर आएंगे, या हम एक किल चेन सिस्टम जब हम डिजाइन करेंगे, तो उसके अंदर हमें पता लगेगा, जब हम वर्क स्टार्ट करते हैं तो मोस्टली कुछ दरमियान से स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ कहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ कहाँ से। तो ये हर एक का अपना बिहेवियर होता है, ठीक है ना, हर एक अपना माइंड सेट होता है। इसमें हम वो कहते हैं ना कि लकीर के फकीर नहीं हो सकते, कि सारे के सारे हैकर्स एक ही टर्मिनोलॉजी भी चल रहे होंगे, वो नहीं होता। वो हर एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा होता है, लेकिन जिसको जहां बेहतर लगता है, जो स्टाइल उसको अच्छा लगता है, वो उसी स्टाइल पे चल रहा होता है। क्या हो गया, स्क्रीन को ऑफ हो गई है। ओके ओके, चलें, ठीक है, अब हम लेक्चर की तरफ आते हैं। आज जो बेसिक हमारा टॉपिक है, तो टॉपिक है हमारा जी लाइनक्स ओवरव्यू। मैं इसको प्रेजेंट कर देता हूँ। लाइनक्स, जी कोई बता सकता है लाइनक्स के बारे में? कब इन्वेंट हुई, कब आई, कैसे मार्केट में इन हुई, इतनी पॉपुलर कैसे हो गई, किस वजह से हो गई, लाइनक्स के बारे में?
हाँ ओपन सोर्स है वो तो हर एक बंदे को पता है, लाइनक्स वाहिद है जो ओपन सोर्स। जी कब इन्वेंट हुई? फर्स्ट वर्जन कौन सा आया? अच्छा ओके। लाइनक्स को इतना पॉपुलैरिटी क्यों मिली? हालांकि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत पुराने का, डॉस जो CLI मोड है वो तो बहुत पुराना है, वो तो शुरू का है, जस्ट ओपन सोर्स की वजह से। इंटरफेस सिक्योर, हाँ बहुत सारे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको सबसे ज्यादा जो मतलब जीरा मिले जिस वजह से ये पॉपुलर हुई लाइनक्स। इस मॉड्यूल के अंदर हम चीजें देखेंगे कि लाइनक्स की बेसिक्स क्या है, वर्किंग इन लाइनक्स शेल है, लाइनक्स सर्वर्स एंड क्लाइंट्स है, बेसिक सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद लाइनक्स फाइल सिस्टम जिसके अंदर फाइल्स वर्किंग मैनेजमेंट फाइल्स कौन सी हैं, वर्किंग इन अ लाइनक्स गियो, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी इसके अंदर है। उसके बाद वर्किंग ऑन लाइनक्स होस्ट, हम होस्ट पे भी बात करेंगे। लाइनक्स की बेसिक्स हैं, कहते लाइनक्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम वाज द क्रिएटेड इन 1991, ठीक हो गया। लाइनक्स इज ओपन सोर्स, फास्ट, रिलायबल एंड स्मॉल। जहां विंडो का साइज बहुत बड़ा होता है वहां इसका कुछ थोड़ा बहुत साइज भी कम है। इसमें फाइल्स के जो, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें एपीआई की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ग्राफिकल के साथ इंटरलिंक करने के लिए आपको एपीआई चाहिए, जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी बात की थी। इसके अंदर वो चीज नहीं है। इट रिक्वायर्स वेरी लिटिल हार्डवेयर रिसोर्स, ये छोटे से हार्डवेयर पे भी चल जाते हैं, टू रन एंड इज हाईली कस्टमाइजेबल, कस्टमाइज भी कर सकते हैं इसको। Linux is a part of several platforms है and can be found on the devices anywhere from RustWatch and supercomputers। RustWatch से लेकर सुपर कंप्यूटर्स तक जहां भी होगा तो आपको हर जगह पे Linux का टच मिलेगा, Linux है उसके अंदर। कहते Linux is designed to be connected to the network which makes it much simpler to write and use network based application। उसके बाद आता है कि Linux जो डिस्ट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ डिस्क्राइब पैकेजेस, जो आप पैकेजेस करते हैं इसमें मल्टीपल जो आपको चीजें चाहिए आप पैकेजेस कर सकते हैं, मल्टीपल जो आपको कस्टम, आप टूल्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट है। लाइनक्स एक तरह से ओपन सोर्स है। और कहते हैं लाइनक्स इज ऑफन द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ चॉइस इज सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, सॉक। जैसे नॉक होता है नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर, सेम इसी तरह सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर है। अब इस वक्त पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा जो डेवलप हो रहे हैं वो सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स हो रहे हैं। नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर ऑलरेडी हैं, एग्जिस्ट चल रहे हैं, उसके साथ साथ आपको अब सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर भी बनाने पड़ रहे हैं, मतलब जहाँ पे आप चीजें मॉनिटर कर सकते हो, देख सकते हो, और उसके साथ अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो, सारे काम कर सकते हैं। कहते हैं दीज आर सम ऑफ द रीजंस ऑफ चूज लाइनक्स। अब कुछ जो रीजंस हैं वो क्या क्या है? लाइनक्स इज ओपन सोर्स, चलें जी। लाइनक्स CLI इज वेरी पावरफुल, ये भी बात ठीक है, बहुत पावरफुल है। कहते हैं द यूजर हैज मोर कंट्रोल ओवर द ओएस, सबसे ज्यादा कंट्रोल जो होता है ना आपके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे, वो आपको लाइनक्स देता है, विंडोज नहीं देता। विंडोज में बहुत सारे फीचर्स आपको पता भी नहीं चलता कि बैक डोर पे चल रहे होते हैं, ऐसा है कि नहीं है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं विंडोज के अंदर जो उसके फ्लॉज हैं, और उसमें सबसे ज्यादा कि मिलियंस ऑफ कोड्स हैं, लाइन्स ऑफ कोड्स हैं, तो जितनी ज्यादा कोड उसमें वर्नेबिलिटीज के चांस भी ज्यादा होते हैं। तो इस वजह से आपका जो ओएस सिस्टम है, लाइनक्स सिस्टम है, वो ज्यादा कंट्रोल देता है आपको ओवर द, आप की स्ट्रोक्स कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर यूजर इन लाइनक्स नोन एज द रूट यूजर और सुपर यूजर, जिसको हम कहते हैं ना सुडो यूजर भी कह देते हैं, सुपर यूजर डू, ठीक है ना, सुपर यूजर हम कह सकते हैं। कहते इट अलाउज फॉर बेटर नेटवर्क कम्युनिकेशन कंट्रोल, कंट्रोल इज एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ द लाइनक्स। ये रास्ते समझ लें। अब यहाँ पे देखो एक टूल की एग्जांपल दी गई है, लाइनक्स इन सॉक्स। सॉक के अंदर ऑपरेशन सिस्टम के अंदर हम जब चीजें मॉनिटर करते हैं उसमें देखते हैं, आपको ये सिमिलर लग रहा होता, ऑलमोस्ट लग रहा होगा जैसे की तरह वर्कशॉप की तरह, एग्जैक्टली लेकिन ये एसगिल एक टूल है, सिक्योरिटी के अंदर यूज होता है, इसमें मॉनिटरिंग करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना, एसगिल जिसको हम बोलते हैं। इसके अलावा और भी है, इसमें सप्लंक भी टूल यूज किया जाता है, उसके साथ और मल्टीपल टूल्स हैं, लेकिन एसगिल भी बहुत सारे टूल से मिलकर टूल्स ये बना है, ये नहीं है ये कि अकेला एक टूल है, ठीक है ना। अब वो कहता है कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइडेड बाय लाइनक्स इज अ ग्रेट फीचर्स फॉर द सॉक। लाइनक्स का क्या है आपका, द एंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी tailored to the become the perfect security analysis platform।
ठीक है ना। लाइनक्स पे ये बनाया गया है बेसिक। एसगिल पूरा एक फुल फ्लैज आपका टूल है, और आपके पास ये आपके कोर्स के अंदर भी है। कहते हैं एसगिल इज अ साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट कंसोल, कंसोल है ये, ठीक है ना, इन अ स्पेशल वर्जन ऑफ लाइनक्स कॉल्ड सिक्योरिटी ओनियन। क्या कहते हैं इसको? सिक्योरिटी ओनियन के नाम से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। वैसे आपके लैब का पार्ट भी है ये, ठीक है। ये आप 24 या इसके मॉड्यूल्स के अंदर 20 मॉड्यूल्स के अंदर ये सिक्योरिटी दो हम यहाँ पे लैब करेंगे। एक लैब है साइबर सिक्योरिटी वर्क स्टेशन 1 पे है, जो दूसरी हम ये वर्चुअल मशीन है, सॉरी, एक वर्चुअल मशीन, दो वर्चुअल मशीन पे हम काम करेंगे। एक वर्चुअल मशीन है आपकी साइबर ओप्स वर्क स्टेशन, और दूसरी जो आपकी मशीन है वो है सिक्योरिटी ओनियन, ठीक है। सिक्योरिटी ओनियन मॉनिटरिंग के लिए यूज किया जाता है टूल्स, और वो ये बहुत स्ट्रांग है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर के अंदर। यहाँ पे अगर हम इंटरफेस की बात करें तो यहाँ पे आपके लॉग्स आ रहे हैं, डेट वाइज, पोर्ट वाइज, आईपी वाइज, ठीक है। उसके बाद इवेंट मैसेज, इवेंट मैसेज क्या हो रहा है, ठीक है ना, ट्रोजन, पोर्टेबल, ऑन लोडर, एच जो भी है उसका क्लियर टेक्स्ट में आएगा। उसके बाद एजेंट स्टेटस है, सेशंस कहाँ कहाँ बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद एस नॉट स्टैटिक्स है। उसके बाद है आईपी रेजोल्यूशंस है, सिस्टम लॉग मैसेजेस है। उसके बाद ये देखो आईपी कौन सा है, टीसीपी कनेक्शंस, डाटा क्या जा रहा है। अब ये डाटा है, ये आपका कन्वर्टेड है, लेकिन हम इसको प्लेन टेक्स्ट के अंदर लेके आ सकते हैं, प्लेन टेक्स्ट के अंदर, ठीक है ना। अगर आपका लेट सपोज आपने टीएलएस या एसएसएल आपने सिक्योरिटी लगाई हुई है आपके ब्राउजर्स के ऊपर, तो डेफिनेटली वो आपको इनक्रिप्ट फॉर्म के अंदर डाटा आ जाएगा, लेकिन हम उसको इन टूल्स के थ्रू इजीली क्या कर सकते हैं, डिक्रिप्ट कर सकते हैं इजीली, ठीक है ना। मतलब आपकी जो एच की जो ट्रैफिक जो चल रही होती है, हम इसको इजीली डिक्रिप्ट कर सकते हैं और इसको प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म के अंदर लेके आ सकते हैं। ये इतने स्ट्रॉन्ग टूल्स हैं जिसमें आपके, देखो ना, एस गिल जो सिक्योरिटी ओनियन बना हुआ है, ये तकरीबन 4 से 5 टूल से मिलकर बना हुआ है। इसके अंदर एस गिल आता है, एस गिल के अंदर आता है आपके इलास्टिक सर्च आता है एक टूल, किबाना आता है, लॉग स्टैश आता है, सप्लंक भी आ जाता है अगर इसको बाइंड करना चाहे सप्लंक, या सप्लंक के साथ ये तीनों बाइंड कर दो, ये चारों बाइंड कर दो। मतलब बहुत सारे टूल्स मिलके आपका एक सिक्योरिटी ओनियन बना है जिनके डिफरेंट फीचर्स हैं, ठीक है ना। कोई हर टूल जो है वो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, तो आप उसकी मदद करते हैं। इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर जहन में रखना, जो हैकिंग या ये चीजें यूज की जा रही हैं, उसमें 85% जो लेवल है वो एग्जिस्टिंग टूल्स का है, टूल्स पे वर्किंग हो रही है। प्रोग्रामर बहुत कम है, कोड राइटर बहुत कम हो गए हैं। मतलब अगर हम 90s से अबव की बात करें, 90s के अंदर और 2000 तक के दरमियान तक आपके प्रोग्रामर बहुत ज्यादा अच्छे थे, कोड राइटर बहुत अच्छे थे, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ कि वो उनका ग्राफ लो होना शुरू हुआ, और ग्राफ हाई हुआ किसका, टूल्स वालों का। तो जिसने जिन टूल्स बनाए होते हैं, अब इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो यूज हैकर्स हैं वो सारे के सारे टूल्स यूज करते हैं एग्जिस्टेंट। आपको देखो काली लाइनेक्स जो है इसके अंदर कितने एग्जिस्टेंट टूल्स हैं, बिल्ट इन टूल्स हैं। हम उसमें वाईफाई का पासवर्ड क्रैक कर सकते हैं, किसी की इन्फॉर्मेशन फेच करते हैं। एनमैप इतना स्ट्रॉन्ग टूल्स है आपकी सोच से ज्यादा, जो आप आईपी की हर इन्फॉर्मेशन लेके आता है, वो आईपी कहाँ पर बाइंड है, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन, ईच एंड एवरीथिंग लेके आ जाता है, ठीक है ना। उसमें आपको इवन आपको एनमैप ये भी बता देता है कि इसकी वर्नेबिलिटी कहाँ है। हमें तो बेसिक हैकर को क्या चाहिए होता है, वर्नेबिलिटी। जहाँ पे देखो कमजोरी है, कमजोर पार्ट को हमेशा टारगेट किया जाता है ना। कहते हैं जब जंग में हो रही थी तो पुराने दौर के अंदर, तो वो पूरी आनी लिबास पहन के, तो सिर्फ आंखों वाला हिस्सा बचा होता है, तो कहते हैं सिर्फ आंखों वाली जगह टारगेट करो, क्यों, क्योंकि ये इसका कमजोर पार्ट है। तो सेम इसी तरह आपका एनमैप इतना स्ट्रॉन्ग टूल्स है कि आपके सिस्टम की सिक्योरिटी को ब्रीच कर देता है एक दफा। तो वो आपके आईपी बता देता है कि ये कौन सी वर्चुअल पोर्ट ओपन है, कौन सी नहीं है इसके ऊपर, इसकी वर्नेबिलिटी स्टैंडर्ड क्या है, वीकनेस क्या है इसकी, वो सारी चीजें आपको बता देता है। उसके बाद आप उस पर टारगेट कर देते हो, इजी है इसमें, ठीक है ना। और लोकल नेटवर्क के अंदर तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एनमैप। ओवर द इंटरनेट भी तो वो स्ट्रॉन्ग है ही है, लेकिन लोकल नेटवर्क के अंदर भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस तरह के और बहुत सारे टूल्स हैं एनमैप के अलावा, ठीक है ना। पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, आपके बिल्टन आते हैं आपके लाइनस काले लाइनस के अंदर। तो मतलब अब आपका जो ज्यादा रुझान है वो ज्यादा आपके एग्जिस्टिंग टूल्स के ऊपर है। उसके बाद आता है कि लाइनक्स इन द सॉक। अब सॉक के अंदर इसकी वर्किंग टूल्स क्या है, कहते हैं नेटवर्क पैकेट कैप्चर्स। कि पैकेट कैप्चर सॉफ्टवेयर कौन से हैं, कहते हैं क्रूशियल टूल फॉर द सॉक एनालिस्ट, इट मेक्स पॉसिबल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड एवरी डिटेल। अंडरस्टैंड का मतलब एवरी डिटेल, जो भी पैकेट ट्रांजेक्शन हो रही है वो सारी अंडरस्टैंडेबल होगी। वायरशार्क यहाँ पे उन्होंने वर्ड यूज किया, लेकिन वायरशार्क भी बहुत अच्छा है। वायरशार्क, आपको पता है वायरशार्क से भी हम पैकेट एनालाइज कर सकते हैं। किसी ने किया है? मुझे जरा चैट बॉक्स में क्विक रिव्यू देंगे आप लोग कि वायरशार्क पे किस पर्सन ने काम किया है और वहां से किसने पैकेट को एनालाइज किया, एनालाइज, ठीक है ना। उसके बाद मालवेयर एनालिसिस टूल्स हैं।
Malware analysis tools क्या कहते हैं? The tools allow analysts to safely run and observe malware execution without the risk of compromising the underlying system. ठीक हो गया, ये टूल्स हैं इसमें। इसमें हम देखेंगे आगे कौन कौन से टूल यूज होते हैं, सारे टूल्स के नाम बता देंगे। सिक्योरिटी यूनिट के अंदर ये सारे वैसे टूल्स होते हैं। उसके बाद आईडीएस, इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, डिटेक्ट करना कोई भी, जैसे हमारा विंडो डिफेंडर सिस्टम है, जैसे कि मालवेयर आता है हमें सब फोन पापा हो जाता है कि ये कंप्रोमाइज कर रहा है, तो उसको क्या कर देते हैं, या वो करप्टाइन कर देते हैं, या उसको जो भी आपने सिक्योरिटी उसके सेट किया उसमें चला जाता है। दीज टूल्स आर यूज्ड फॉर रियल टाइम ट्रैफिक है, ये रियल टाइम करता है, क्योंकि डिटेक्शन सिस्टम होते रियल टाइम है, कभी भी आपका पोस्ट एंड प्री नहीं होता। उसके होता है रियल टाइम ट्रैफिक मॉनिटरिंग एंड इंस्पेक्शंस। कहते हैं इफ एनी इंस्पेक्टर ऑफ द करंटली फॉलोइंग द ट्रैफिक मैचेस any of the established rules as pre-defined actions taken। अब pre-defined क्या होता है कि प्ले बुक है, आपने क्या किया, जैसे हमारा विंडोज डिफेंडर कर रहा होता है कि उसके अंदर सेट ऑफ रूल्स बने हुए हैं, पॉलिसी डिजाइन हुई हुई है, वो उसी के अगेंस्ट काम करता है। दैट्स इट। उसके बाद आता है कि सॉक टूल, फायरवॉल। फायरवॉल आपको सबको आइडिया है क्या काम करता है, ये भी प्री डिफाइंड है। उसके बाद लॉग मैनेजर्स है। लॉग फाइल्स आर यूज्ड टू रिकॉर्ड इवेंट्स। ये क्या करता है कि आपके रिकॉर्ड के जो इवेंट्स हैं उनकी लॉग फाइल्स करता है। बिकॉज अ नेटवर्क कैन जनरेट अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ लॉग एंट्रीज, लॉग मैनेजर सॉफ्टवेयर इज डेवलप। अब आप लॉग मैनेजर्स के लिए कौन सा यूज करते हैं, लॉग में आप यूज करते होंगे सिस लॉग, आपके हार्ड डिवाइस का लॉग रखता है, ठीक है ना। इवन आपके कल हमने बात की थी कि इवेंट व्यूअर जो है विंडोज के अंदर, वो भी आपके लॉग रख रहा था सारे, लेकिन हमने कभी गौर नहीं किया। इसलिए लास्ट में मैंने एक बात भी की थी शायद फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि अगर रैंसमवेयर अटैक आ जाए तो हमने कभी उसकी कोई फाइल्स को या विंडोज को नहीं उड़ाना, हमें इवेंट व्यूअर से, उसके सी ड्राइव से बहुत सारे ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जिससे हम उसको डाटा को डिक्रिप्ट कर सकते होते हैं, पॉसिबल हो जाता है हमारे लिए। तो ये एक चीज है। उसके बाद कहता है सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट। और एक बात ना, सिक्योरिटी में हर चीज इंटरलिंक होती है, कोई चीज अलग नहीं होती, कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट से जाके वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हो जाती है। उसके बाद सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम, सिम की मैंने बात की थी। उसके बाद सौर भी था एक, कि द सिम प्रोवाइड रियल टाइम एनालिसिस ऑफ अलर्ट्स एंड लॉग एंट्रीज जनरेटेड बाय द नेटवर्क अप्लायंस सच एज आईडीएस एंड फायरवॉल। ये हमने शुरू के लेक्चर के अंदर भी सिम की बात की, लेकिन आगे हम सिम बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस भी करने वाले हैं। उसके बाद आपका टिकटिंग सिस्टम है, कहता टास्क टिकट असाइनमेंट। Editing and recording is done through a ticket management system. Security alerts are often assigned to analysts through a ticketing system. उसके बाद Linux tools। अब Linux tools तो बड़े कमाल के हैं यहाँ पे। अच्छा, अब हम थोड़ा सा साथ लैब की तरफ भी आ जाते हैं, जो हमारे एक फर्स्ट लैब रह गई थी, इंस्टॉलेशंस। अच्छा जी, यहाँ पे किसी ने कोई चैट बॉक्स में सेफ एंड सिक्योर ड्यू टू ओपन सिक्योर ऑलमोस्ट सिक्योर ओएस है। उसके बाद कहता है इट्स एक्चुअल नेम वाज फ्रिक्स व्हिच मींस द फ्री यूनिक्स, ठीक है, और फ्री मिनिक्स, ठीक है, ये भी ठीक है। फ्रिक्स आल्सो मींस अ फ्री यूनिक्स बट प्रोग्रामर रीनेम्ड द लाइनक्स। आई डू वर्कशॉप रियल टाइम। हाँ जी, क्विनेक्स। आपने एनालाइज किया पैकेट्स को? नहीं, एक होता है कैप्चरिंग जस्ट, उसमें को एनालाइज करना और उसमें रियल कंटेंट ढूंढ के लाना। लेट्स सपोज किसी ने किसी को मैसेज किया आई लव यू, ठीक है ना, अब वो तो इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर था, तो आपने लॉग्स में से जाके उसके पैकेट को एनालाइज करना है और उसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया कभी किसी ने? कैप्चरिंग की है बस। ओके, चलें, गुड हो गया, ये भी हम देख लेंगे इंशाल्लाह। काली लाइनेक्स भी है, और एक और लाइनेक्स भी है, कोई नाम बता सकता है लाइनेक्स के डिफरेंट फ्लेवर्स के? कोई नाम बताना बजाय लाइनेक्स के जस्ट ये सारे आप लाइनेक्स की टाइप्स बता दो यार। लाइनेक्स की टाइप्स, फेडोरा, सेंटोस, रेड हैट, पैरेट, डेबियन। चलें, कोई सना लाइनेक्स भी है काली लाइनेक्स में? सना कुछ है सना? हाँ डेविड सर, माल है यार। यार एक सना है, और वो प्योर हैकर्स ने ही उसको मॉडिफाई किया हुआ है। हाँ, आज तो शाम को पता है काली सना। ओए सना पाकिस्तानी एक्ट्रेस की बात नहीं कर रहा मैं।
कमाल है। चलो मैं भी ये तो गूगल कर लेता हूँ। सना के अलावा एक और नाम भी है। ये तो आप ही बता सकते हो, जुनैद अहमद की आयशा भी है, हमें तो नहीं पता। वैसे एग्जांपल अच्छी है, उसको ठीक आपने कंपैरिजन किया है, जो भी है ये आप रियल में बात करके तो देखिए उनके सामने कि हमने आपके ना एग्जांपल लाइनेक्स के तौर पर दी है। वैसे वो भी हैकर्स ही हैं, ऐसे है ना। ओके, ठीक है ना। वैसे सना है और बहुत पावरफुल है, ठीक है ना। ये रियल, मजाक नहीं कर रहा, ये बिल्कुल रियल है। और ये हैकर्स के लिए मॉडिफाई हुई हुई है, ठीक है ना, प्योर, और बहुत स्ट्रांग है। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा अपनी लैब की तरफ। वैसे आपकी जो फर्स्ट लैब है वो मैं आपके यहाँ पे थोड़ी कर, ये फाइल्स आपको ना शेयर भी कर दी जाएंगी, या आपके वैसे चलें, ये आपको बल्कि ईमेल के थ्रू शेयर कर दी जाएंगी। हेलो, किसी कोई बात कर रहा है? ये है आपके इंस्टॉलिंग द वर्चुअल मशीन्स, ठीक है ना, कि वर्चुअल मशीन आपने इंस्टॉल करनी है, ठीक है ना। इसके लिए आपको पर्सनल कंप्यूटर चाहिए। वैसे मिनिमम उन्होंने जो रिक्वायर किया था कि होस्ट कंप्यूटर विद मिनिमम ऑफ 8 GB टोटल की बात कर रहे हैं, और 40 GB हार्ड डिस्क स्पेस होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद आपने डाउनलोड इंस्टॉल वर्चुअल बॉक्स करना है, ये इसका लिंक दिया गया है, ठीक है। आप इस लिंक से कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। उसके बाद आपने क्या किया, डाउनलोड द वर्चुअल मशीन इमेज फाइल, ठीक है ना, ये होगी .ovf के नाम से, ठीक है। ओपन वर्चुअलाइजेशन फॉर्मेट के अंदर होगी, और ये लिंक है उसका, आप यहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपने टिपिकली पाकिस्तानी स्टाइल से आपने क्या करना है, ओरेकल बेस को आपने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद और कुछ भी नहीं करना, कि उसको ओपन करना है, ठीक है ना। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने वर्क साइबर ओप्स में, यानी कि इसमें इंस्टॉल करने के बाद उसको इंपोर्ट कराना। मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। ऐसे नॉर्मली ये यहाँ पे मैंने देखो साइबर ओप्स वर्क स्टेशन किया हुआ है, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ अभी, ठीक हो गया। रिमूव डिलीट ऑल फाइल्स हम कर देते हैं जी, हो गई। ये वैसे सी सिक्योरिटी ओनियन है, ये भी हमने किया हुआ है। अभी हमने सिंपल इतना करना है कि आपने क्या करना है, फाइल्स में आना है और इंपोर्ट करवाना है, दैट्स इट। इंपोर्ट पे जाना है, यहाँ से ब्राउज करना है जो आपने वो साइबर ओप्स की अपने OVF आपने फाइल जो डाउनलोड की हुई है। उसके बाद आपने आ जाना जी जहां आपने उसको स्टोर किया है। मैंने तो लैब्स में किया होता है, इसलिए देखो ये आपके हो गए साइबर वर्क स्टेशन 3, ठीक है ना। इस नेम से होगा तो आपने इस पर डबल क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। बाय डिफॉल्ट वो आपसे 1 CPU मांग रहा है और 1 GB रैम मांग रहा है, तो आप इसको कर सकते हैं। आप इसमें चेंज करना चाहते हो यहीं पे आप चेंज कर सकते हैं, इसको 2 कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसको आपने करना है तो इसको 2 GB रैम कर सकते हैं, लेकिन जो आपको बेहतर लगता है, ठीक है ना। आपने इसको इंपोर्ट करवा देना है, दैट्स इट। इंपोर्ट हो जाएगी तो ये आपके ना ओरेकल बेस के अंदर चलेगी। अभी इंपोर्ट हो रही है।
गुड है फैसल। सेकंड वीडियो अपलोड नहीं हुई? अच्छा चलें, आज ही अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह, वरना कल ये दोनों हो जाएंगी। ये सर सुमेर साहब कर देंगे स्क्रीन। वीएम वेयर कर रहे हो तो उसका OVF आप वीएम वेयर का कर लो, तो कोई इशू नहीं है। आपके जो आपको ईमेल आई होगी सिस्को की तरफ से, जो कोर्स कंटेंट है उस, ये तो स्लाइड्स है हमारे पास, उसके अंदर तो वैसे कोर्स कंटेंट बड़ी डिटेल के साथ है चीजें। आपकी मर्जी है, आप वीएम वेयर करना चाहते हो या ओरेकल बेस, आपके लैब्स हैं, आप जिस पे मर्जी आपको इजी लगता है आप कर सकते हैं, आप वही ओएस आप डाउनलोड कर सकते हैं। सर काइंडली चेक करें कि मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, आपके पास रिकॉर्डिंग हो रही है। सुमेर साहब वो मैं बताता हूँ, ये गूगल ड्राइव के अंदर रिकॉर्डिंग जा रही होगी, चलो मैं देख लेता हूँ इसको। मेरे सामने मैं देख आपकी ड्राइव में जा रही है। ओके, मैं चेक कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, हम इसको ऐसा स्टडी कर लेते हैं, फिर हम इस लैब की तरफ इंस्टॉल हो जाए तो देख लेते हैं, ठीक है ना। ये उसका कोई ओवरव्यू है लाइनक्स का, इसके अंदर देखें डिफरेंट टाइप्स के आपके क्या है टूल्स दिए हुए हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करने के लिए कौन कौन से टूल्स हैं, वर्नेबिलिटी एनालिसिस करने के लिए कौन से हैं, वेब एप्लीकेशन एनालिसिस के लिए, डेटाबेस असेसमेंट के, पासवर्ड अटैक्स के, वायरलेस अटैक्स के लिए, रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए, एक्सप्लोइटेशन टूल कौन से हैं, स्निफ एंड स्पूफिंग के लिए, पोस्ट एक्सप्लोरेशन फोरेंसिक करने के लिए, रिपोर्टिंग टूल्स कौन है, सोशल एंडिंग टूल्स क्या हैं, सिस्टम सर्विसेज, ये सारे के सारे आपके बहुत सारे टूल्स हैं तो आप यूज कर सकते हैं। लाइनक्स कंप्यूटर्स दैट आर यूज्ड इन द SOC ऑफन कंटेन पेनिट्रेशन टेस्ट टूल, जिसको हम पेन टेस्टिंग भी कहते हैं। बहुत सारे टूल्स हैं आपके यहाँ पर जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे, लेकिन ये करने आपने लोग खुद है, आइडिया दे देंगे। लाइनक्स शेल है, कहते हैं लाइनक्स द यूजर कम्युनिकेट्स विद द OS बाय यूजिंग द CLI और द GUI, दोनों आप यूज कर सकते हो इसमें, लाइनक्स के अंदर ऑप्शन है। द लाइनक्स ऑफन स्टार्ट्स इन द GUI बाय डिफॉल्ट, द हाइड द CLI फ्रॉम द यूजर्स, CLI वैसे ओपन कर सकते हो उसको, कहते हैं वन वे टू ऑफ एक्सेस टू CLI फ्रॉम GUI, आप ये ऑप्शन बता रहा है। हम इसको क्या कर सकते हैं, लाइनक्स के अंदर पॉपुलर टर्मिनल कौन से होते हैं आपका, टर्मिनेटर्स है, ठीक है ना, इट्रम है, एक्सट्रीम है, कंसोल है एंड जीनोम टर्मिनल है, यही है ना, कोई और है, किसी से के थ्रू भी आप इसको लाइनक्स के अंदर यूज कर सकते हैं। उसके बाद कहते हैं कि फेब्राइस बेलर्ड हैज क्रिएटेड JS Linux which allows an emulator version of Linux to run in a browsers। अब अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो, ठीक है, JS Linux लिखो या फेब्राइस बेलर्ड लिखो तो आपको गूगल के अंदर मिल जाएगा, वो उसको रियल इन्वायरमेंट की तरह है। ये देख लेते हैं हम, JS Linux लिखते हैं हम यहाँ पे जी जाकर, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना। ये देखें, अब इसमें कौन से आपने फ्लेवर यूज करना है, किधर जाना चाहते हैं, देखो ये आपकी मर्जी है, ठीक है ना, जिस पे आप जाना चाहते हैं, कंसोल करना है तो ये आप कर लो, ये आपकी स्टार्ट हो गई। अगर आपके लिए कभी रिसोर्सेज का इश्यूज है तो आप यहाँ पर भी ये प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन है। ये देखें, ये आ गया, ये LS है जी, होल hello.js पड़ी है जी। उसके बाद हम इसमें और बहुत से देख सकते हैं, PWD प्रेजेंट डिग्री स्लैश रूट के अंदर बैठे हैं हम इसके, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे भी काम कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा आपके पास फुल फ्लैश इन्वायरमेंट है आपके पास। जो कहते हैं ना कि सर हमारे पास सिस्टम बड़े कमजोर हैं, तो यहाँ पे सिस्टम अपना कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आता है जी लाइनक्स शेल है आपका, लाइनक्स शेल है ये आपका, देखें ये ओपन इस तरह होता है, ये आपका CLI बेस्ड। हम इसको मजीद आगे एक्सप्लोर करते हैं। उसके बाद बेसिक कमांड्स हैं, MV आपकी मूव आर रीनेम फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। उसके बाद CH मोड, ये तो क्या मॉडिफाइज द परमिशंस, क्योंकि हम आगे चल के इसमें डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हर फाइल्स की परमिशन होती है, रीड की है, राइट की है, रीड राइट दोनों की है, वो हम देखेंगे। CH ऑन, चेंज द ओनरशिप ऑफ द फाइल, ये CH मतलब चेंज, और OWN ऑन ओनरशिप। उसके बाद DD ये कॉपी है,
कॉपीज डाटा फ्रॉम इनपुट टू एन आउटपुट। उसके बाद पीडब्ल्यू, डिस्प्ले द नेम ऑफ द करंट रूट डायरेक्टरी, किस डायरेक्टरी के अंदर आप वर्किंग कर रहे हो, ये पीडब्ल्यू, जैसे मैंने अभी कमांड लगी दी। पीएस का लिस्ट ऑफ द प्रोसेसेस दैट आर करंटली रनिंग इन द सिस्टम, कौन से प्रोसेस सिस्टम चल रहे हैं उसके लिए कमांड हम पीएस यूज करते हैं। और एसयू क्या है, सिमिलर द लॉगिन एज अनदर यूजर, चेंज यूजर करने के लिए या आप सुपर यूजर के लिए जाने के लिए हम काम कर सकते हैं। सूडो कमांड आपको वैसे हर एक को आइडिया है, सबसे ज्यादा सूडो से बड़ा पड़ता है कि आप स्टैंडर्ड यूजर के अंदर होते हैं और आपने एडमिनिस्ट्रेटर कमांड को रन करनी है सीएलए के अंदर, तो आप उससे पहले क्या करते हो, सूडो लगा देते हो, ये सुपर यूजर डू कि सुपर यूजर के हिसाब से आप काम कर सकते हो। उसके बाद ग्रिप कमांड है, ग्रिप यूज टू सर्च द स्पेसिफिक स्ट्रिंग्स, ग्रिप कमांड तब यूज की जाती है। इफ कन्फिग क्या है, डिस्प्ले द कन्फिगर नेटवर्क रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जो आपके लैन कार्ड पे आईपी क्या लगा हुआ है, ये सारी चीजें। एपीटी गेट कहता है यूज टू इंस्टॉल कन्फिगर एंड रिमूव पैकेजेस ऑन डेबियन ऑन इट्स डेरिवेटिव्स, ठीक है ना। एपीटी गेट इंस्टॉल, जो भी आपने पैकेज इंस्टॉल करना है। आईडब्ल्यू कन्फिग वायरलेस कन्फिगरेशंस, जो आपका वायरलेस नेटवर्क है। शट डाउन करना तो शट डाउन। पास डब्ल्यू का यूज द चेंज द पासवर्ड। कैट क्या है, अब जो हम नॉर्मली कैट कहते हैं, यूज द लिस्ट द कंटेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास। कैट क्या है, यूज टू लिस्ट द कंटेंट ऑफ द फाइल एंड एक्सपेक्ट्स द फाइल नेम एज द पैरामीटर, उसके पैरामीटर है। मैन क्या है, यूज टू डिस्प्ले द डॉक्यूमेंटेशन फॉर द स्पेसिफिक कमांड, ये उसके हैं। उसके बाद है फाइल एंड डायरेक्टरी कमांड, ये कुछ फाइल्स और डायरेक्टरी हैं। कहते हैं कि मैनी कमांड्स लाइन टूल्स आर इंक्लूडेड इन द लाइनक्स बाय डिफॉल्ट, कुछ बाय डिफॉल्ट है। द फॉलोइंग टेबल लिस्ट अ फ्यू ऑफ द मोस्ट कॉमन कमांड, ये मोस्ट कॉमन है, कम से कम आपको इन पे तो ग्रिप होनी चाहिए कम से कम। एलएस क्या है, डिस्प्ले द फाइल्स इनसाइड द डायरेक्टरी, जिस प्रेजेंट डायरेक्टरी के अंदर आप बैठे हो, ये प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर बैठे हो, जब वहां पे आप एलएस करोगे तो उसके अंदर जितनी वर्किंग डायरेक्टरी है वो सारी डिस्प्ले कर देगा, जैसे हमने कल विंडोज सिस्टम के अंदर भी किया था। उसके बाद कहते हैं सीडी है, कहते हैं चेंज द करंट डायरेक्टरी, सीडी लेके हम वैसे करें तो हम रूट डायरेक्टरी मेक डायरेक्टरी कर सकते हैं, एमके डीआईआर से चेंज कर सकते हैं। कॉपी सॉरी सीपी कर दे, कॉपी फाइल फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। एमवी मूव फाइल्स कर सकते हैं, आरएम रिमूव फाइल कर सकते हैं। ग्रिप आपको पहले पता है कि स्पेसिफिक स्ट्रिंग्स को सर्च करना है। और कैट क्या है, लिस्ट द कंटेंट्स है आपके। ये कम से कम इन कमांड्स का आपको मोस्टली आपके पास आइडिया होना चाहिए कम से कम। लेकिन जो ऑलरेडी कर्ली लाइनक्स पे काम कर रहे हैं तो वो तो वेल एंड गुड है, उनके ऑलरेडी ग्रिप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो तो बहुत सब काम कर सकते हैं। उसके बाद ये टेक्स्ट फाइल्स है कि लाइनक्स हैज मेनी डिफरेंट टेक्स्ट एडिटर्स हैं विद वेरियस फीचर्स हैं एंड फंक्शंस हैं। सम टेक्स्ट एडिटर्स इंक्लूड ग्राफिकल इंटरफेस हैं और कुछ आपके टोटल सीएलआई बेस्ड है, जिसमें आपका मोस्ट कॉमनली जो आपका यूज है वो नैनो, नैनो आपका टेक्स्ट एडिटर है जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाता है। वैसे इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। ये आपका नैनो एडिटर है, टेक्स्ट एडिटर है, जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, जिसमें आप क्या कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव इज एडिटिंग फायरवॉल रूल्स, टेक्स्ट एडिटर्स के अंदर ऑफन आप कर सकते हो। कहते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ ग्राफिकल सपोर्ट, नैनो और GNU नैनो कैन ओनली कंट्रोल विद द कीबोर्ड, ये जस्ट कीबोर्ड से होता है, कहीं भी माउस इसके लिए यूज नहीं कर सकते आप। अगर कोई बंदा यूज कर सकता है तो अच्छी बात है, वैसे होता नहीं है, कभी भी नहीं कर सकते आप। उसके बाद इन लाइनक्स एवरीथिंग इज ट्रीटेड एज अ फाइल, या हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि इसके अंदर जो भी चीज है वो एज ए ट्रीट कैसे की जाती है, एज ए फाइल के हिसाब से। कहते हैं दिस इंक्लूड्स द मेमोरी, मेमोरी भी इसमें, कहते हैं द डिस्क मॉनिटर्स एंड द डायरेक्टरी, ये सारी सारी ट्रीट कैसे की जाती है, एज ए फाइल के हिसाब से। कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स आर टेक्स्ट फाइल्स व्हिच आर यूज्ड टू स्टोर एडजस्टमेंट एंड द सेटिंग। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे नीचे उसने वो सूडो का दिया हुआ, कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूज टू कमांड सूडो नैनो तो ओपन फाइल। अब ये कब यूज करिए, जब आप सुपर यूजर से हट के होते हैं, स्टैंडर्ड यूजर के थ्रू जब आप काम कर रहे होते हैं। लाइनक्स एंड सर्वर्स, अब देखना हमारा ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो गया होगा, ये हो गया। ये है जी हमारी साइबर ओप्स वर्क स्टेशन, यहाँ से हमने हमको स्टार्ट कर देना नॉर्मली। आर्क लाइनक्स, जी इसका यूजर नेम एनालिस्ट होता है, पासवर्ड होता है साइबर
ओप्स वरना नहीं मिलता आपको, तो ये जो आपके टेक्स्ट फाइल्स है इसके अंदर ऑलरेडी दिया होगा। एनालिस्ट साइबर ओप्स, अगर यूजर ने पासवर्ड नहीं है तो इसका यही है, जो भी आपकी वर्क स्टेशन जहाँ पे आप डाउनलोड करोगे इंस्टॉल करोगे तो उसका यूजर नेम एनालिस्ट है और पासवर्ड क्या है आपका साइबर ओप्स। ये जी, ये आपके वर्क स्टेशन है और यहाँ पर उन्होंने टूल्स बड़े लिमिटेड दिए हुए हैं, ओपन काली लिनक्स की तरह नहीं दिए हुए कि बहुत सारे टूल्स हों, ठीक है ना। ये एप्लीकेशंस है, यहाँ पे हम आए तो ये सेटिंग्स है, ये हमारे कुछ ब्राउजर्स हैं वेब सर्विसेज के लिए, ये साइबर ऊप्स इस अकॉर्डिंग हम जस्ट ये जो करेंगे एक आइडियल है और वायरशार्क है, नॉर्मली हम वायरशार्क पे ज्यादा काम करेंगे इसके अंदर, ठीक हो गया ना। तो ये आपके पास सेटिंग्स है और ये आपके टर्मिनल एमुलेटर्स है, ये आपका ओपन हो गया है। यहाँ पे देखते हैं जी PWD, ये क्या है /home/analyst, मैं स्टैंडर्ड यूजर के अंदर हूँ, वैसे नॉर्मल आपका रूट यूजर के अंदर नहीं हूँ इस टाइम। अगर मैंने यूजर चेंज करना है तो ये देखो पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड क्या है साइबर ओप्स, ये अब मैं रूट के अंदर आ गया। अब यहाँ पे जब मैं PWD कराऊंगा प्रेजेंट, अब इसको मैं CD करना है, बैक आ गया, एनालिस्ट से निकल गया हूँ। अब यहाँ पे देखो मैं PWD करता हूँ तो रूट के अंदर मैं एनालिस्ट से बाहर आ गया हूँ। इसी तरह मैं इसमें डायरेक्टरी देखना चाहता हूँ LS, यहाँ पे कोई डायरेक्टरी नहीं है इसलिए सुकून है। इसके अलावा और बहुत सारी कमांड्स हैं, ठीक हो गया ना। ये जितनी बेसिक कमांड्स है इसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे वर्कशॉप रन करना चाहें तो वर्कशॉप कर सकते हैं। वायर्ड ब्लूटूथ, किसकी करें फाइल्स, TCP की, चलेंगे। अभी तो कोई ट्रैफिक नहीं आ रही। देखते हैं इंटरनेट भी चल रहा है। देखें जैसे मैंने ब्राउजर ओपन किया है, सेशंस बनना स्टार्ट हो गए, आपके चलना स्टार्ट हो गए ट्रैफिक, ठीक है ना। हम इन फ्यूचर इसको ये सारी चीजें देखेंगे, एनालाइज करना भी देखेंगे। उसके बाद है हमारा जी एन इंट्रोडक्शन टू क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशंस। क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन क्या होता है, ये आपको सब पता है कि जो हम सर्विसेज यूज कर रहे होते हैं, जस्ट लाइक जैसे मैंने अभी JS Linux लिखा है, JS Linux कहीं ना कहीं इंस्टॉल है, किसी सर्वर पे इंस्टॉल है, उस सर्वर पे सर्विसेज चल रही है JS Linux की, और मैंने यहाँ से बैठ कर एक्सेस किया, मैं एज ए क्लाइंट हूँ, और JS Linux क्या है वो एज आपका सर्वर सर्विसेज दे रहा है आपको, वो जहाँ पे रिसोर्स उसके पड़े हैं। अब जो सर्वर सर्विसेज और देयर पोर्ट्स हैं, अब इसमें पोर्ट इज रिजर्व नेटवर्क रिसोर्स यूज बाय सर्विस। अब आपको पता है कि FTP के लिए 2 पोर्ट रिजर्व्ड है, 20 एंड 21। सिक्योर शेल के लिए, SSH के लिए आपके 22 यूज है, ठीक है ना। टेलनेट के लिए आपके 23 करते हैं आप यूज, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए आप 25 पोर्ट यूज करते हैं, DNS के लिए 53 करते हैं, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल के लिए 67 और 68 पोर्ट यूज करते हैं, ठीक हो गया ना। जब भी आप कोई सर्विस FTP ऑन करोगे तो उसके लिए आपको पोर्ट 20 यूज ऑटो वैसे होती है, जब आप FTP करोगे तो उसके साथ पोर्ट 20 ऑटो हो जाएगा। अगर सिक्योर शेल आप किसी पे इनेबल कर रहे हो तो SSH आप इनेबल कर रहे हो तो उस पर 22 ऑटो इनेबल हो जाए। हाँ, उसको आप चेंज कर सकते हो अपनी मर्जी से, वो आप पे डिपेंड होता है। इसी तरह आप वेब सर्विस यूज करते हो तो उसके अंदर पोर्ट 80 यूज की जाती है। अगर आप उसको सिक्योर कर रहे हो तो उसकी 443 पोर्ट यूज होती है, HTTPS पे चला जाता है वो, ठीक है ना। आपके TFTP करो तो 69 पोर्ट है। ये आपके वर्चुअल पोर्ट्स हैं, आपकी पूरी जो सिस्टम के अंदर पोर्ट्स हैं वो टोटल होती है 65,535 पोर्ट्स, जीरो से लेकर 65,535 पोर्ट्स होती हैं। उसमें जो जीरो से लेकर 1,023 तक पोर्ट्स हैं वो वेल नाउन पोर्ट्स हैं, और ये सारी की सारी वेल नाउन पोर्ट्स हैं, मतलब ये ऑलरेडी रिजर्व्ड हैं किसी ना किसी काम के लिए, लेकिन फिक्स्ड है। ये हम किसी आम ओपन, मतलब पोर्ट 80 हम HTTP के अलावा किसी और पर्सनल पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते, ये रिजर्व्ड है। दूसरी आती है आपकी वेल नाउन पोर्ट्स, उसके बाद आ जाती है आपकी प्राइवेट पोर्ट्स।
प्राइवेट पोर्ट्स क्या है कि आपको आयाना से एपनेक से परचेज करनी पड़ती है। अगर आपको स्पेसिफिक सर्विस चलाना चाहते हो और आपको कोई वर्चुअल पोर्ट्स चाहिए तो फिर आप वहां से परचेज करते हो। तो आपको जो लास्ट वन है वो आपकी इंटरनल पोर्ट्स हैं जो आपके सिस्टम के अंदर होती हैं, ठीक है ना। इसलिए कभी भी सिस्टम आपके सेशंस, आपके कल भी हमने बात की थी नेट स्टार्ट की। अगर हम यहाँ पे नेट स्टार्ट देखें, सीएमडी में आते हैं, नेट स्टार्ट के अंदर हम सेशंस बनते हैं तो हमारे सेशंस के अंदर जो इंटरनल पोर्ट्स होती हैं वो वेल नोन और बाकी पोर्ट्स से ऊपर की रेंज होती है। देखो ये 56,000 कुछ है, ये इंटरनल पोर्ट्स है ना, ये 56,000 समथिंग 56,000। देखो यहाँ पर जो आपके पोर्ट्स आएंगे डेस्टिनेशन की वो HTTPS, HTTP, DNS की कुछ आएगी, जो भी जिसके साथ बन रहे वो पोर्ट्स होंगे वेल नोन। लेकिन आपके सिस्टम में जो प्राइवेट अंदर यूज होती हैं, आपके सिस्टम के लिए पर्सनल यूज होती हैं, वो आपकी कौन सी पोर्ट्स होती हैं, आपकी वेल नोन पोर्ट्स भी नहीं होती हैं। उसके बाद आपकी जो प्राइवेट जो आपको पे करनी, परचेज करनी पड़ती है, उनमें से भी रेंज होती है। 3 रेंजेस हैं, मुझे नाम शायद ऑलमोस्ट बोला हुआ है। पहले तो वेल नोन है, दूसरी प्राइवेट है, और थर्ड सॉरी पब्लिकली है, और एक प्राइवेट है। अब ये जो आपके सिस्टम के अंदर यूज की जाती है वो सारी की सारी आपकी लास्ट की सीरीज है। मतलब ये देखो मेरा पीसी जो सिस्टम सेशन बना रहा है, ये देखो ये आप मेरे लिए ये पोर्ट यूज 56,614 पोर्ट यूज कर रहे हैं, कोई ये यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इधर देखें तो HTTPS है सारी। HTTPS मतलब 443 डेस्टिनेशन पोर्ट्स में देखो ये आपका फॉरेन एड्रेस है, ये आपका लोकल एड्रेस है। लोकली जो पोर्ट्स आप यूज कर रहे हो वो आपके अपर सीरीज है सारी। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं नॉर्मली। उसके बाद क्लाइंट सर्वर, कहते हैं क्लाइंट्स आर प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस डिजाइन टू कम्युनिकेट विद अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सर्वर। ऐसे ही है। अब कहते हैं अब इसमें डिफरेंट है। अगर आपने HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट यूज है तो उसके लिए आपको कौन सी पोर्ट यूज करनी पड़ेगी, पोर्ट 80 यूज करनी पड़ेगी। फाइल ट्रांसफर करनी है तो डेफिनेटली आपको FTP की पोर्ट यूज करनी पड़ेगी। ये आपके यहाँ पे ऑप्शन है। डिफरेंट सर्विसेज के लिए आपको डिफरेंट पोर्ट, आपकी जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही होती है आपकी वो IP और पोर्ट के थ्रू हो रही होती है। और IP एड्रेस और पोर्ट मिलकर एक यूनिक चीज बनाते हैं। उस यूनिक चीज का नाम क्या है वो मुझे आप जरा चैट बॉक्स के अंदर बताएंगे। IP एड्रेस और आपके पोर्ट मिलके एक यूनिक चीज बनाते हैं, उसका नाम क्या है मुझे जरा आप चैट बॉक्स के अंदर शेयर करेंगे। बेसिक सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन है, आपके सर्वर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं। वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या है, आपकी कैट है /etc। अब यहाँ पे देखो जो आपके nginx है, ये nginx की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ये आपका nginx क्या है, वेब सर्विसेज है, ठीक है ना। ये वेब सर्विस कॉन्फ़िगर करने के लिए, उसको चेक करने के लिए की गई है। मतलब ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है। वैसे आपके क्या है, कैट और etc कैटेगराइज। उसके बाद NTP के लिए अगर यूज करना है तो आप देखो कैट etc, ये आपके कितने सर्विस कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं। और देखो ntp.config। आप क्या करोगे, आपके जो कैटेगराइज है उसमें आपके जो फाइल्स हैं सर्विसेज फाइल, उसके अंदर NTP के, ये क्या होता है कि नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। आप नॉर्मली यूज कर रहे होते हो कि आप क्या करते हो, सर्वर के साथ किसी इंटरनेशनल कनेक्ट होते हो, उसके साथ आपका टाइम कनेक्ट होता है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग चल रहे होते हो। वरना आप लोकल, लेकिन हमारे सिस्टम का तो लोकल होता है। लेकिन अब तो जब से इंटरनेट आया तो अगर हम अपने लैपटॉप का या PC का टाइम चेंज करते हैं तो हमारी सर्विसेज नहीं चलती, क्योंकि हम NTP के थ्रू सारी कनेक्टिविटी होती है। लॉग्स उनको चाहिए होते हैं, सारी चीजें चाहिए होती हैं। तो ये भी उन्होंने बड़ा लिमिटेड कर दिया। टाइम खत्म खराब कर दो तो नहीं हो सकता। हाँ, रीजन चेंज करके टाइम चेंज कर दो फिर भी नहीं होगा, फिर आपका टाइम चलता रहेगा, वो मतलब आपकी ब्राउजिंग होती रहेगी। उसके बाद है हार्डनिंग डिवाइस। अब हार्डनिंग डिवाइस का तो बेसिकली डिवाइस को स्टोर करना, सेव करना, सिक्योर करना। The device hardening involves implementing proven methods to securing a device। सबसे पहले सिक्योरिटी क्या होती है, कोई मुझे बताएगा? अगर मैं सबसे पहले सिक्योरिटी लगाऊं तो कौन सी सिक्योरिटी लगाऊंगा सबसे पहले? एनीवन जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे बताएं। अगर कोई सिक्योरिटी लगाना चाहूं, मैं डिवाइस को सिक्योर करना चाहूं, तो सबसे पहले कौन सी सिक्योरिटी लगाऊंगा? चलें जी। हाँ ठीक है, विम में भी एडिटर है, बहुत सारे एडिटर्स हैं, वो तो आप जो जिसको आप इजीली लगता है आप यूज कर सकते हो। नेटवर्क की ट्रैफिक भी मॉनिटर हो जाती है भाई, HTTPS। हाँ जी, मुझे बताओ भाई जल्दी से चैट बॉक्स में, अगर मैंने अपने डिवाइस को सिक्योर करना है तो सबसे पहले मैंने कौन सी सिक्योरिटी लगाऊंगा उसके ऊपर, जल्दी से। जुनेद मैंने HTTPS का है, बाकी कोई पर्सन? यूजर पासवर्ड, ओके। और कोई सिक्योरिटी? अपडेटिंग सिक्योरिटी रूल्स, ओके। बायोस पासवर्ड, वाह जी वाह, बहुत सिक्योर कर रहे हो, ठीक है, डन हो गया।
चेंज पासवर्ड, ओके। आप इस टाइम कोई भी पर्सन एज ए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहा, एज ए यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो सारे। एज ए भाई, एज ए जरा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो भाई, मुझे सबसे पहले डिवाइस को सिक्योर करना, तो कैसे करूंगा? चलो छोड़ो, मैं एक आइडिया देता हूँ। मैंने अभी आपको जितने आपने काम बताया, मैंने फायरवॉल भी लगा दिया एक सिस्टम पे, पासवर्ड भी लगा दिया, बायस पासवर्ड भी लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, और मैंने उसको ओपन इंस्टॉल कर दिया है। रात को नशाई आता है, पी के सूटा लगा के केबल निकाल के ले जाता है, कहाँ गई सिक्योरिटी? हाँ भाई, बड़े सिक्योरिटी एनालिस्ट बन रहे हो आप। यहाँ से सोचो, एज ए कंज्यूमर ना सोचो, एज ए क्लाइंट ना सोचो, एज ए सिक्योरिटी एक्सपर्ट सोचो। फिजिकल सिक्योरिटी बड़ा जल्दी पहुंचा है मेरा भाई। वही मैं कह रहा हूँ ना कि रात को तो आप ना अक्सर देखते हो ना, पिट सेल की जो बाहर नोडें लगी होती हैं, उसमें से अंदर से सामान ही गुम होता है अक्सर। फिर उन्होंने क्या किया, वो सीमेंट की बनवाई, फिर उन्होंने लॉक लगवाए, फिर चीजें की, तो ये जाके हुआ। तो सबसे पहले तो आपने फिजिकल सिक्योरिटी सेट करनी होती है। फिजिकल अगर सिक्योरिटी है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं भाई। ठीक है ना, ये पासवर्ड, बायोस, ये सारी चीजें बाद में आती हैं, बहुत बाद में आती हैं जाके। ठीक है ना, इसलिए सबसे पहले फिजिकल सिक्योरिटी। आई होप सो नेक्स्ट टाइम जब मैं कोई इस तरह का क्वेश्चन करूंगा तो आप एज ए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे जवाब दोगे। जी, अब हार्डनिंग डिवाइस से है कि द फॉलोइंग आर बेसिक बेस्ट प्रैक्टिस टू डिवाइस हार्डनिंग। इंश्योर फिजिकल सिक्योरिटी, सबसे पहला काम। उसके बाद कहते हैं मिनिमाइज इंस्टॉल्ड पैकेज, कम से कम इंस्टॉल करने हैं पैकेज, क्योंकि जितने ज्यादा पैकेजेस आप इंस्टॉल करते जाएंगे उतने वर्नेबिलिटी भी बढ़ती जाती है, ये भी एक फैक्टर है। ठीक है ना, आपको जितने रिसोर्सेज यूज करने हैं, जितने पैकेजेस आपको चाहिए, जस्ट उतने आपने इंस्टॉल करने हैं, उससे ज्यादा नहीं करने। डिसेबल अनयूज सर्विसेज, आपने हर उस सर्विस को डिसेबल कर देना है जो आप यूज नहीं करते। थर्ड वन काम। एंड द फोर्थ वन क्या, यूज SSH एंड डिसेबल द रूट अकाउंट लॉगिन ओवर SSH। और आपने क्या करना है कि आपने SSH इनेबल करना है, और रूट अकाउंट जो है, जिसको हम रूट यूजर्स कहते हैं, ये सुपर यूजर कहते हैं, वो ओवर द इंटरनेट SSH ना हो सके, जब तक वो फिजिकल कंसोल जाके ना लगाओ या केबल जाके ना लगाओ, तब तक वो ना हो। ये बहुत बेस्ट प्रैक्टिस है। देखो, अगर लेट्स सपोज, अगर आपको कोई भी ओवर द इंटरनेट किसी भी स्टैंडर्ड यूजर से आता है तो उसको ऐसी प्रिविलेज नहीं मिलेगी। तो पहली बात तो ये, इसलिए रूट अकाउंट जो भी है उसको ओवर द इंटरनेट से आपको SSH के थ्रू वो क्या हो, डिसेबल हो। उसके बाद कीप द सिस्टम अपडेटेड, सिस्टम अपडेट करना चाहिए। डिसेबल USB ऑटो डिटेक्शन, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो वो कहते हैं ना, डमी डिक्की पता नहीं कौन सी USB बनी है, 5 सेकंड के लिए सिस्टम में लगाओ, सिस्टम ही खत्म। उसके बाद इनफोर्स स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना है। उसको कहते हैं फोर्स प्रोडक्ट पासवर्ड चेंज पीरियडिकली के लिए, तो आपने वीकेंड बेस या 15 डेज बेस पासवर्ड उसको चेंज करते रहना चाहिए। और ये भी नहीं करना कि 15 दिन पहले मैंने लगाया था जी, लेट्स सपोज क्या पासवर्ड लगाया था मैं जी, क्या क्या बोलूं, कोई वर्ड मुझे मिल नहीं रहा आपको जो समझ आ सके। चलें, आपने जिसके नेम से भी बनाया, उसके आपने बनाया जी, लेट्स सपोज फैसल@123, ठीक है ना। 15 दिन बाद में पासवर्ड चेंज करें, क्या करें जी, फैसल@123 डॉट। अच्छा, 15 दिन बाद फिर मैंने पासवर्ड चेंज करना, क्या करूंगा, फैसल@123। फिर 15 दिन बाद मैं क्या करूँ, फैसल@123 डॉट। अब भाई ये सीक्वेंस नहीं चलाना, हर दफा आपने अलग चेंज करना है। ठीक है ना, और नेम चेंज करते जाना चाहिए, एक का नाम ही नहीं रखना आपने बार बार, वो आप समझ सकते हैं। उसके बाद कहता है कि कीप यूजर फ्रॉम रीयूजिंग ओल्ड पासवर्ड। ये वही बात आ जाती है कि जो आपके ओल्ड पासवर्ड है आपने उनको रीयूज नहीं करना। उसके बाद कहता है मॉनिटरिंग सर्विस लॉग्स हैं आपके, कुछ लॉग फाइल्स हैं, आप इसमें लॉग फाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी। ठीक है ना, अगर आपके लॉग्स फाइल्स हैं तो आप देखो ना, जब भी कोई इंसिडेंट होता है या एक्सीडेंट होता है, तो जब हम उसकी फोरेंसिक करते हैं, ध्यान में रखना, फोरेंसिक जब उसकी रिपोर्ट बनाते हैं तो कहाँ से लेते हैं, उसके उसके लॉग्स उठाते हैं, उसके इवेंट लॉग्स देखते हैं, उसके सर्विस लॉग्स देखते हैं, उसके सिस्टम लॉग्स देखते हैं, उसके एप्लीकेशन लॉग्स देखते हैं। फिर जाके हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि हाँ भी किस वजह से ये इंसिडेंट हुआ, या किस वजह से एक्सीडेंट हुआ, या किस वजह से अटैक हुआ है, या किस वजह से सिस्टम टारगेट हुआ है, वो हम फिर देखते हैं।
उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपके लॉग्स मेंटेन रहना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। लाइनक्स के अंदर बिल्ट इन लॉग्स होते हैं, उसके कैटेगराइज किया हुआ है। उन कैटेगराइज में अगर हम बात करें तो उसमें एप्लीकेशन लॉग्स भी होते हैं, इवेंट लॉग्स भी होते हैं, सर्विस लॉग्स भी हैं, एंड सिस्टम लॉग्स भी होते हैं आपके। उसके बाद होता है मॉनिटरिंग सर्विस लॉग्स। द फॉलोइंग टेबल लिस्ट अ फ्यू पॉपुलर लाइनक्स लॉग फाइल्स एंड देयर फंक्शन। उसमें क्या है, /var /log /messages, ठीक है ना। दिस डायरेक्टरी कंटेन्स जेनेरिक, जो आपका जेनेरिक कंप्यूटर एक्टिविटी लॉग्स हैं, इट इज मेनली यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशनल एंड नॉन क्रिटिकल सिस्टम्स होते हैं। अब ये नॉन क्रिटिकल सिस्टम मैसेजेस हैं। अब जब कैटेगराइज आगे करेंगे, ये नेटवर्क्स में अगर किसी ने सिस लॉग को कैटेगराइज किया होगा, सिस लॉग के अंदर 7 कैटेगराइज होते हैं 0 से 7 तक। उसमें जितना लेवल लो होगा उतना ज्यादा क्रिटिकल होगा, मतलब 0 बहुत क्रिटिकल है, 1 उससे कम है, 2 उससे कम है, 3 उससे कम है, मतलब जिस तरह ऊपर की तरफ जाता जाएगा उसका लेवल जो क्रिटिकल है वो आपका लो होता जाएगा। अगर किसी ने पढ़ा होगा सिस लॉग के अंदर तो डेफिनेटली, वरना हम आगे चल के डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद ये देखो आपका जो है ऑथेंटिकेशन, ये है ऑथेंटिकेशन लॉग, कौन बंदा इन हुआ, कौन आउट हुआ, कब आया, कैसे गया, ये सारे आपके ऑथेंटिकेशन लॉग है। उसके बाद सिक्योर, यूज्ड बाय द रेड हैट एंड सेंटोस कंप्यूटर्स, जो रेड हैट है, इट आल्सो ट्रैक सूडो लॉगिन, ये सूडो लॉगिन को भी ट्रैक करता है, एसएसएल लॉगिन को भी ट्रैक करता है। उसके बाद बूट लॉग, द फाइल स्टोर्स बूट रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैसेजेस लॉग्ड इन, ये आपके इसके अंदर होते हैं। ये सारे आप मैसेजेस लॉग चेक कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर। उसके बाद डी मैसेज, दिस डायरेक्टरी, जिसको हम कहते हैं, दिस डायरेक्टरी कंटेन्स द कर्नल रिंग बफर मैसेजेस, information related to hardware devices and their drivers is recorded here. It is very important to, because ये आपका सबसे लो लेवल नेचर की होता है। और ये उसके बाद होता है कर्न लॉग्स, ये किसके लिए होते हैं, आपके कर्नल्स के लॉग्स। उसके बाद ये आपका होता है CRON, क्रॉन, क्रॉन या CRON, जिसको हम बोलते, जो मर्जी बोले आप, इस सर्विस इज यूज्ड टू शेड्यूल ऑटोमेटेड टास्क, ये ऑटोमेटेड टास्क इन लाइनक्स, एंड दिस डायरेक्टरी स्टोर्स इट्स इवेंट्स, और ये अपने इवेंट्स भी स्टोर करती है। उसके बाद आता है आपका SQLD डॉट लॉग और माई SQL डॉट लॉग, ये SQL के लिए, दिस इज माई SQL लॉग फाइल। ऑल डिबग फेलियर एंड सक्सेस मैसेजेस रिलेटेड टू माई SQL प्रोसेस इसके अंदर होते हैं सारे, ठीक है ना। अगर आप देखना चाहते हो तो sudo cat मैसेज करो तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। चलें जी देख लेते हैं थोड़ी खैर। उसके बाद लाइनक्स फाइल सिस्टम, ये हमने वैसे फाइल सिस्टम है जैसे हमने कल विंडोज के अंदर पढ़ा था। ये तो घर की चोरी है, कोई हैकर नहीं है। ओ भाई, अगर हैकर भी उठवा ले, किसी नशाई को पैसे देके या किसी चोर को पैसे देके, और उसमें सारा का सारा डाटा आपका पास पड़ा हो, और वो हैकर तो उसको आराम से उसको एक्सेस कर लेगा, फिर फोरेंसिक कर लेगा। ये फिर घर की चोरी नहीं होगी, फिर ये पूरे खानदान की चोरी बन जाएगी। इसलिए सिक्योरिटी के अंदर आप किसी चीज को ना माइनर्स नहीं कर सकते, मतलब लो लेवल पे नहीं लेके जा सकते। हाँ, वो तो और इजी डेफिनेटली, जब उसके पास डिवाइस ही पहुंच गया तो फिर तो और इजी हो जाएगा। देखो ना, अक्सर हमें अक्सर जो हैकर्स होते हैं ना, अक्सर वो मालवेयर फ्लैशेस बना के पब्लिक प्लेस पे फेंकवा देते हैं, डिवाइस में जानबूझ के गुम करवा देते हैं। और हम जैसे लोग होते हैं, ओए 1 TB की हार्ड ड्राइव मिले, कमाल है, चेक करते हैं इसके अंदर क्या है, फौरन लैपटॉप में लगाई, ओ यार इसके अंदर ये डाटा है, बाद में पता चलता है कि हमारा सिस्टम ही नहीं बचा। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। और जब मैंने वही बात की ना, अब से आप एज ए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना शुरू करें चीजों को, ठीक है ना। तो फिर आपको फिर तो आपको अपने सेल फोन से भी डर लगने लग जाएगा जब आप ऐसा सोचोगे तो, ठीक है ना। क्योंकि जितना इस फील्ड के अंदर आप इन होगे, अंदर आओगे, इंटर करोगे, तो उतना फिर आप चीजों से, मतलब एक तरह से ना वो रियलिटी, एक तरह से ना किसी की अगर रियलिटी सामने आ जाए ना, तो या तो बंदा उसके बहुत ज्यादा करीब हो जाता है, या बंदा बहुत ज्यादा दूर हो जाता है, ठीक है ना। तो यही होता है, जब सिक्योरिटी में हम जितना ज्यादा करीब होते जाते हैं, तो उतना हम ये इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों से या इनके डिवाइसों से बड़ा दूर होने शुरू हो जाते हैं, मतलब एक तरह से बड़ा यूजेज हमारा कम हो जाता है।
हम वो फेसबुक पे हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, व्हाट्सएप पे हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाना शुरू हो जाता है, हर चीज का इंटरेस्ट खत्म है, फिर वो हमें एज ए प्रोफेशनल बस यूज कर रहे होते हैं चीजें, बाकी फिर हम वो उस लेवल पे नहीं होते जिस लेवल पे अभी जो एक न्यू बंदा फेसबुक का यूजर होगा या इंस्टा का यूजर होगा या टिकटॉकर का यूजर्स होगा। अब देख लो ना कि आपके अमेरिका ने क्यों पाबंदी लगाई चाइना पे, एनीवन कोई मुझे बता सकता है? हाँ मजा तो बहुत आता है। अब ये तो हाँ तो वो तो बच्चों का ही काम है ना। आई गेस नहीं, अथेंटिक बताओ, क्यों पाबंदी लगाई अमेरिका ने चाइना के ऊपर, चाइना की एप्स के ऊपर? देखो ना टिकटॉक उन्होंने बैन किया, इसके अलावा और भी बेडू बैन कर दिया, और भी बहुत सारी सर्विसेज उन्होंने अमेरिका ने बैन कर दी थी। फिर वो तो उनके सुप्रीम कोर्ट ने उनको ऑर्डर दिया या हाई कोर्ट ने जो भी था, वो टिकटॉक उनको दोबारा बहाल हुआ। बट ऐसा हुआ क्यों? क्वेश्चन है व्हाई। डाटा ट्रैक करते कैसे? गूगल, गूगल तो सबसे बड़ा चोर है मेरे भाई। गूगल को तुम शरीफ समझते हो? जिसने स्नोडन मूवी देखी है ना, उसके अंदर वो कहेगा गूगल, फेसबुक, ये जितने एप्स हैं, जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ये बेसिक डिजाइन ही इसलिए किए गए हैं कि लोगों की इंफॉर्मेशन ली जाए। ये इसलिए डिजाइन ही नहीं किए गए कि लोगों को इससे फायदा हो। हाँ फायदा क्या दिया उन्हें? लॉलीपॉप, एडसन्स, कमाई। क्यों? उसमें हम कमाई करने के लिए हमें सारी चीजें अपनी देनी पड़ती हैं। ठीक है, जब हम सिक्योरिटी परस्पेक्टिव से देख रहे होते हैं तो फिर उसमें पता चलता है नहीं यार, ये तो हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन। अभी आप गूगल पे लिखो माई एक्टिविटी, उठा के तुम्हारी सारी एक्टिविटी दिखा देता है, ये लो भैया आपने ये काम किया आज की डेट में। जो कह रहे थे ना कि व्हाट्सएप ने वो ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, व्हाट्सएप ने क्या किया है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से? क्या किया? लेट सपोज आप किसी का जाते हो मिठाई वाली शॉप पे, वहां आप सजी सजाई मिठाइयां देखते हो, कमाल है भाई, फिट है भाई, खा ले पी लेते हो। फिर आप क्या करते हो? फिर क्या करते हैं मिठाई वाले? फैसला करते हैं ना कि हम जहाँ मिठाई बनाते हैं वो जगह भी आपको दिखा देते हैं, आपको ले जाते हैं मिठाई बनाने वाली जगह पे, वहां देखते हैं चूहे भी फिर रहे, इधर फिर रहे, तोड़ी खैर भाई उगलो इसको। यही काम किया व्हाट्सएप ने आपके साथ। व्हाट्सएप पहले भी ये काम कर रहा है, जस्ट उसने अपने आप को शो करवा दिया कि यार मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं लीगल करने जा रहा हूँ, एक तो लीगलाइज करवाने की कोशिश की, उसमें अब सारे भड़क गए। ठीक है ना? और मजे की बात है, हम में से सब ने स्टेटस लगाया होंगे व्हाट्सएप के खिलाफ। व्हाट्सएप अनइंस्टॉल किसने किया है? पॉइंट ये है। किसी ने भी नहीं किया होगा, यही है। यूरोप के अंदर जो है उन कंट्रीज ने अपना क्या किया, व्हाट्सएप रिलीज किया, वो फिर अदर एप्स पे आए। तो वो पाकिस्तानी कौम है ना, किसी को गिराने, एशिया वाले वैसे भी बड़े इमोशनल होते हैं, वो अब बनाने गिराने में बड़ा वो होता है। माजे चौधरी, वाह जी वाह, क्या बात है। क्या टेलीग्राम की है या सिग्नल की है या बिप की है? तो कोई भी वैसे सिक्योर नहीं है। टेलीग्राम, चलें गुड हो गया। ठीक है ना, देखे ना, पॉइंट ऑफ व्यू पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया ना आपने, उनको अपना फैसला बदलना पड़ गया। लेकिन फैसला बदलने से वो आपकी जो चीजें मॉनिटर कर रहे हैं उससे वो खत्म हो सकते हैं? नहीं हो सकते। आपको सारी चीजें दिखा रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं उससे। क्वेश्चन ये था कि उसने क्यों बैन किया। अब आप कह रहे हो कि जी ZT एंड हवावे, उसके बाद जी ट्रेड वार। एहतशाम, आपको तो ये जवाब नहीं देना चाहिए था वैसे। नहीं, ठीक है, ये भी ऑप्शन ठीक है। हाँ उनकी मैं बताता हूँ, चाइना ने क्या किया। चाइना ने अभी रिसेंटली, ये 2020 के एंड की बात है, हाँ 2020 एंड की बात है,
चाइना के जो अभी अभी फिर जो इशू भी बना हुआ है कि अभी आप ब्रेकिंग न्यूज भी देख रही होगी, लास्ट टाइम देखी होगी अभी 1-2 दिन के अंदर, कि चाइना के समंदर के करीब, मतलब जो उनकी, क्योंकि इनके अंदर भी बाउंड्रीज होती हैं, उन बाउंड्रीज के करीब ना बाउंड्रीज के करीब उन्होंने मशकें शुरू की हैं आर्मी वालों ने, अमेरिकन ने, ठीक है ना। तो उस पे बाद चाइना ने एहतजाज भी किया कि ये हमारी हदूद है, इस पे ना करें, ठीक हो गया। अब जो लास्ट में ट्रंप का दौर था, तो ट्रंप ने ये हुआ कि उन्होंने ना, मतलब एक डिस्टेंस होता है दरमियान में, ऐसा डिस्टेंस जिसको हम कहते हैं रेजिडुअल डिस्टेंस कह लें, मतलब ना वो अमेरिका का है ना वो चाइना का है, मतलब वो दरमियान में होता है, मतलब स्पेस, मतलब ना से वो चाइना उस स्पेस के अंदर आ सकता है, ना अमेरिका उस स्पेस के अंदर आ सकता है। तो अब अमेरिका क्या किया कि वो ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स का, 100 माइल्स का डिफरेंट होता है, तो वो 100 माइल्स से भी वो करीब आ गया। तो उन्होंने वार्न किया, चाइना ने नहीं किया। वो अमेरिका की इतनी जरूरत है कि वो ऑलमोस्ट बिल्कुल करीब आ गया, मतलब 20 माइल्स के करीब, मतलब इतना डिस्टेंस कम रह गया था। तो चाइना ने जस्ट एक काम किया, टाइम बाद में बताऊंगा, बस बता देता हूँ, 37 सेकंड के लिए, 37 सेकंड के लिए एक ऐसा सिग्नल थ्रो किया, जहन में रखना, 37 के लिए जितने ऐसा सिग्नल थ्रो किया कि उनकी दुनिया की वहां पे जितनी भी वो मतलब समंदर में चीजें आई हुई थी, उन सब का सिग्नल जैम हो गया, सबका सिग्नल जैम, उनकी कनेक्टिविटी लॉस्ट हो गई, सैटेलाइट हैक, सब कुछ खत्म, जस्ट 37 सेकंड के लिए, 37 के लिए उन्होंने चीजें वो बंद की उनकी, ऐसा सिग्नल ड्रॉप किया, ऐसा सिग्नल छोड़ा। तो भाई उनके जाम, क्योंकि डिसकनेक्टिविटी हो गई, आपस में कनेक्टिविटी खत्म हो गई, ईच एंड एवरीथिंग हो गई, 37, मतलब ये समझो उनके 37 साल की जिंदगी थी एक तरह से, क्योंकि जब आप समंदर के अंदर और आपके पूरे इक्विपमेंट की, पूरे बैरिज हर चीज की फिनिश हो जाए, उसके बाद 37 के बाद उन्होंने सिग्नल रिलीज किया और फौरन वो वापस अपने दूर से निकल गए। तो उसके अगले दिन ट्रंप ने वो चीजें वो कर दी थी, बैन कर दी थी टिकटॉक। वो कह रहे हैं कि इन एप्स के थ्रू वो हमारे नेटवर्क के अंदर घुस चुके हुए हैं, मतलब इन नेटवर्क के थ्रू, तो वो अपने नेटवर्क के अंदर घुस चुके हुए हैं। हालांकि ये शुरुआत बेसिक अमेरिका ने की थी, जब उन्होंने, अमेरिका ने क्या किया था कि चाइना के हॉस्पिटल पे, क्योंकि हॉस्पिटल सिस्टम उनका पूरा ऑनलाइन सिस्टम है, तो उस पर अटैक किया था, तो उसके फिर ये हुआ, उसके बाद उन्होंने वो बैन कर दिया। चाइना ऑलरेडी सुपर पावर बन चुका हुआ है, ठीक है, बस वो लीगल तबाह करवाने की जगह, लेकिन चाइना मतलब इतनी उनके पास हैवी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, मतलब इतने एडवांस हो चुके हुए हैं कि उन्होंने पूरा सिस्टम उनको 37 सेकंड के लिए हैक कर दिया था। ये बाद में ब्रेक की थी पाकिस्तान में सिर्फ एक एंकर ने बात, वो एंकर शायद मैं नाम बोला, इमरान खान, आई थिंक सो, इमरान खान एंकर है ना एक, उसने ये बात ब्रेक की थी, ठीक है ना, पाकिस्तान के अंदर, वरना किसी ने ब्रेक नहीं की थी ये बात। वैसे देख लेना, अगर कोई इमरान खान से ये इससे मिल जाए तो वो उसका मिल जाएगा। तो ये हुआ था, इस वजह से उन्होंने फिर चाइनीज सर्विस सारी की सारी उन्होंने बैन कर दी थी। अभी उनके साथ क्लैश भी यही चल रहा है कि भाई वो चीज हमें दो, या वो हमें क्या किया था आप लोगों ने, वो सारी, क्योंकि ना देखो अब, मतलब चाइना इतना सुपर पावर तो हो चुका है ना कि उसके करीब कोई भी आएगा तो उनका पूरा सिस्टम डिमोलिश कर सकता है वो। देखो ना, 37 सेकंड के लिए उनकी कनेक्टिविटी खत्म, जहां से बम मारे, जहां से अटैक करे, कोई नहीं पूछने वाला उनको। आई थिंक सो गुड। हाँ, वैसे मुझे इतना पता कि इमरान खान ने ये बात ब्रेक की थी, आई थिंक सो, ठीक है ना। तो ये इस तरह की चीजें हैं। आप अब तो मतलब टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी इतनी एडवांस हो चुकी हुई है, तो आप खुद आइडिया लगा लो कि आप इस टाइम कहाँ स्टैंड कर रहे हो। तो ये सारी चीजें, उसके बाद हम वापस आते हैं जी लेक्चर की तरफ। उसके बाद है जी फाइल सिस्टम टाइप्स एंड लाइन्स के अंदर, इसमें जब EX2 है, सेकंड एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम, कहते हैं EX2 वाज द डिफॉल्ट, ये सबसे पहले, ये हर लाइन्स के अंदर थी शुरू के अंदर, जब तक कि आपकी कहानी कौन नहीं आई थी, EX3 नहीं आई थी, थर्ड एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम नहीं आया था। कहता है EX2 इज स्टिल द फाइल सिस्टम ऑफ चॉइस ऑफ फ्लैश बेस्ड स्टोरेज, अभी फ्लैश बेस्ड स्टोरेज के अंदर है। कहता है फ्लैश मेमोरी डिवाइस हैव अ लिमिटेड नंबर ऑफ राइट्स ऑपरेशन, इसकी लिमिटेड नंबर थी। उसके बाद आपकी जो आई थी EX थर्ड एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम आया था, कहता है इज अ जनरल फाइल सिस्टम डिजाइंड है, ठीक है ना, इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग जो आपका EX2 था उसको इम्प्रूव किया गया था, और जनरल है और लॉग है द मेन फीचर्स एडेड इन एक्स, क्या था कि इज अ टेक्निक
यूज टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ फाइल सिस्टम करप्शन। इसने वो रिस्क जो है वो कम किया था। और इसमें जो मैक्सिमम फाइल साइज जो EXE ने सपोर्ट किया था वो कितना किया गया था, 32 TB, 32 TB की फाइल्स यानी कि EXE का सपोर्ट किया था। उसके बाद फोर्थ जनरेशन है इसकी, फोर्थ एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम आया, ये भी क्रिएट किया बेस्ड ऑन द सीरीज ऑफ द एक्सटेंशन जो है EXE 3 के अंदर है। इसके अंदर क्या किया, एक्सटेंशन इंप्रूव द परफॉर्मेंस, इसके अंदर परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया गया एंड इंक्रीज द सपोर्टेड फाइल साइज, मतलब 32 TB से भी इसको इंप्रूव किया गया। फिर उसके बाद आ जाता है आपका जी NFS, नेटवर्क फाइल सिस्टम। कहते हैं NFS इज द नेटवर्क बेस्ड फाइल सिस्टम अलाउइंग द एक्सेस ओवर द नेटवर्क फ्रॉम द यूजर स्टैंड पॉइंट। कहते हैं NFS इज द ओपन स्टैंडर्ड व्हिच अलाउज एनीवन टू इम्प्लीमेंट इट, ये ओपन सोर्स है, कोई बंदा इम्प्लीमेंट कर सकता है। उसके बाद CDFS है, कॉम्पैक्ट डिस्क फाइल सिस्टम है। CDFS वाज क्रिएटेड स्पेशली टू ऑप्टिकल डिस्क मीडिया, ये किसके लिए बनाया गया था, ऑप्टिकल डिस्क मीडिया के लिए। उसके बाद स्वैप फाइल सिस्टम है, द स्वैप फाइल सिस्टम इज यूज्ड बाय लिनक्स व्हेन इट्स रन आउट ऑफ रैम। अब ये बड़ा कमाल फीचर है इसका। ये क्या होता है कि रैम्स के अगर आपके रैम फुल हो गए तो वो हार्ड से कुछ पोर्शन ले लेती है एज ए रैम के तौर पर यूज करना, ये भी एक अच्छी चीज है। कहते हैं व्हेन दिस हैपेंस द कर्नल मूव्स इनएक्टिव रैम कंटेंट टू द स्वैप पार्टीशन ऑन द डिस्क। वाइल स्वैप पार्टीशन ये बहुत ही अच्छा इसका फीचर है कि आपकी क्या करता है कि जैसे वो फ्री होती है फिर दोबारा उसको शिफ्ट कर देती है। ये टेम्परेरी बेस होती है, नॉट परमानेंट बेसिस। उसके बाद होता है HFS प्लस है। इसमें क्या होता है कि ये हायरार्किकल फाइल सिस्टम प्लस है। कहते हैं अ फाइल सिस्टम यूज्ड बाय एप्पल in its Macintosh computers. Whether the Linux kernels include the module for mounting HF+4 for read write operations, किसके लिए, Macintosh के read and write के लिए। उसके बाद है APFS, एप्पल फाइल सिस्टम है। कहता है एन अपडेटेड फाइल सिस्टम दैट इज यूज द एप्पल डिवाइसेस है। उसके बाद है मास्टर बूट रिकॉर्ड MBR। कहता है लोकेटेड इन द फर्स्ट सेक्टर ऑफ अ पार्टीशन कंप्यूटर्स, द MBR stores all the information about the way। अब ये MBR quickly hands over control to loading function। जब ये बूट होता है, जब हमने कल बात की थी, MBR क्या होता है, मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है जिसके अंदर आपके लोडर होता है जो फौरन आपके किसको win.exe को यानी कि एग्जीक्यूट करता है। तो ये भी यहाँ पर भी इसका ऑलमोस्ट यही काम होता है। उसके बाद फाइल सिस्टम टाइप्स इन लिनक्स है। माउंटिंग क्या होता है, माउंट इज द टर्म यूज्ड टू प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ डायरेक्टरी ऑफ पार्टीशंस। After a successful mount operation, the file system contained on the partition is accessible through the specific directory। मतलब किसी और डायरेक्टरी से किसी और डायरेक्टरी से हम इसको इजीली ये माउंट कर सकते हैं। वो कहता है कि अगर साइबर ओप्स के अंदर आप माउंट की कमांड दें, ये देखें माउंट हो गई, बड़ा फास्ट भगाया इसने भाई। वो कहता है आउटपुट इसकी देख लो, माउंट कमांड लगा गया। उसके बाद आती है जी आपका Linux roles and file permissions हैं। तो Linux uses the file permission in order to organize the file system। अब इसमें रीड जो परमिशंस है ना इसकी नॉर्मली वो है राइट से रीड राइट एंड एग्जीक्यूट, तीन तरह की, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट। कहते हैं द ls कमांड विद द -l पैरामीटर लिस्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल। मतलब आपने इंफॉर्मेशन उसकी देखनी है तो यहाँ पे देखो ये फाइल दी हुई है कि आपने क्या करना है, ls l स्पेस .txt, मतलब एक कोई फाइल पड़ी है स्पेस .txt, तो उसमें से उसने ओपन किया, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आई है। अब इन्फॉर्मेशन में देखो तो हम देखते हैं तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन, ये देखो ये उसका स्टैंडर्ड है, यहाँ पे देखो ये क्या है RWXRW-R-। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके कैटेगराइज किस तरह किया जाता है। ये देखो 253 बाइट्स का है, उसका साइज भी दिया हुआ है, ये देखो 253 बाइट्स। ये उसकी आपकी परमिशंस है, ये वन एनालिस्ट है, ये उसका टाइम है, मेक अब ये उसकी फाइल है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे वैसे देखो ये फर्स्ट को 1 2 3 4 5 6 7 दिया हुआ है, ये 7। अब हम यहाँ पे देखते हैं आपका नॉर्मली, ये देखो आपका जो यहाँ पे देखो ये कहते हैं फाइल एंड द डायरेक्टरी बिट मैनेज इंडिकेट इज द फाइल द डी डायरेक्टरी, और ये माइनस हो या डी हो। आर आपका क्या होता है, वैसे नॉर्मली होता है आपका रीड के लिए, डब्ल्यू क्या होता है हमेशा राइट के लिए, और एक्स क्या होता है आपका एग्जीक्यूट के लिए। ठीक हो गया। यूजर जो है यहाँ पे फर्स्ट क्या कहता है, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट तीनों काम कर सकते हैं इसमें। और ग्रुप अगला 3 जो है वो ग्रुप के लिए है, और अगला क्या है अदर्स के लिए, बाकी जो ओवर द इंटरनेट या बाहर से उसको एक्सेस करना चाहे ये परमिशन इस तरह सेट की जाती है। कहते हैं द सेकंड सेट ऑफ द कैरेक्टर इज द ग्रुप। अब यहाँ पे देखो हमारे पास जो ग्रुप था कुछ इस तरह से था, ठीक है ना।
अब यहाँ पे उसने क्या किया, ये देखो ये स्टाफ के लिए था, उसकी ये परमिशंस हैं कि बाइनरी के अंदर क्या है, ऑक्टल के अंदर क्या परमिशंस क्या है। अगर तो आपके पास तीनों के तीनों डैशेस आ जाए तो कोई एक्सेस नहीं है। अगर आपके पास दो डैशेस आ जाए और एक्स आ जाए तो इसका मतलब जस्ट एग्जीक्यूट कर सकते हो और कोई काम नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आपके पास क्या है, डैश डब्ल्यू और डैश आ जाए तो फिर राइट ओनली, और अगर आपने राइट एंड एग्जीक्यूट करना है तो फिर आपके पास शुरू के अंदर क्यों, अगर आप देखो ना, ये देखो आर डब्ल्यू एक्स तीनों आ जाए तो रीड राइट एंड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये देखो आर डब्ल्यू रीड एंड राइट कर सकते हैं, आर माइनस एक्स रीड एंड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आर डबल डैश है आपका रीड ओनली कर सकते हैं। ये आपकी परमिशन है जिससे हम समझ सकते हैं कि बेसिक हमने कौन सा वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इसको क्या क्या परमिशन दी हुई है। अगर हम अब दोबारा इसकी तरफ आए तो यहाँ पे देखें तो क्या है यहाँ पे कि रीड एंड राइट, एग्जीक्यूट, राइट, ये उसके ऑप्शन दिए हुए हैं। ये बेसिक आपके क्या है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, इसको हम काउंट कर लेते हैं। तो आपके फर्स्ट थ्री, अगर यहाँ पे देखो ये फर्स्ट थ्री, ये सेकंड पे, ये दो, ये आपके क्या है, यूजर्स के लिए होगी फर्स्ट वाली, फर्स्ट थ्री, और अगर जो आपकी परमिशन वो ग्रुप के लिए और वो बाकी अदर्स के लिए। अब यहाँ पे हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। ये शुरू वाला तो आपके डायरेक्टरी के तौर पर यूज होती है। रीड राइट एंड एग्जीक्यूट आपके यूजर के लिए है, राइट रीड एंड राइट के लिए आपके केस के लिए, ग्रुप के लिए, और रीड ओनली फॉर अदर्स के लिए, ठीक है ना। अगर आप इसकी परमिशन समझाना चाहें, ये देखो ना, ये फर्स्ट थ्री आपके आगे यूजर्स के लिए, ये देखो ये यूजर के लिए फर्स्ट थ्री। अब हम जाते हैं इसको पढ़ते हैं। ये फर्स्ट थ्री आपके आगे, ये आपकी फर्स्ट थ्री है रीड राइट एग्जीक्यूट, उसके बाद आगे ग्रुप के लिए, ग्रुप के लिए ये तीन है। अब इसमें क्या, रीड और राइट कर सकते हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर सकते ग्रुप वाले। जबकि थर्ड वन अदर्स के लिए, अदर्स के लिए रीड ओनली है लेकिन आपका बाकी दोनों काम नहीं करता, ना राइट कर सकता ना एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे कहता है हार्ड लिंक्स एंड सिंबॉलिक लिंक्स। हाँ जी, कोई मुझे बताएगा ये हार्ड लिंक एंड सिंबॉलिक लिंक्स क्या होते हैं इन लाइनक्स के अंदर? एनीवन, क्विक फास्ट। ये एनीवन, चैट बॉक्स में देखते हैं। शॉर्टकट्स, हाँ, इन अदर वर्ड शॉर्टकट्स, ठीक कह सकते हैं। और कुछ हार्ड और सॉफ्ट सिंबॉलिक लिंक में डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस, की डिफरेंस क्या है? ओके, ये भाई गूगल से उठा के लाया पूरा। हार्ड लिंक इज अ फाइल सेम अंडरलाइन नोट, पता था मुझे गूगल से लाया। तो यार देख, जैसे हम नॉर्मली ये किसी फोल्डर का शॉर्टकट नहीं बनाते, एग्जैक्टली ऐसे ही है। जो आपका सिंबॉलिक लिंक्स या हम उसको कह लें, जो जैसे हम अक्सर फोल्डर की हमारे डेस्कटॉप पे शॉर्ट की बनी होती है, कॉपी बनी होती है, ये आपकी कॉपी, ये बेसिक आपकी लिंक्स होती है ओरिजिनल फाइल्स के साथ, ठीक है, डिस्प्ले करने के लिए। जबकि हार्ड लिंक्स क्या होते हैं, ओरिजिनल फाइल्स की एक तरह से, लेकिन इसकी आईडी भी साथ बाइंड होती है। लेकिन नॉर्मली हम शॉर्टकट बना रहे होते हैं ना फोल्डर्स के, ये वो काम है। अब देखो हार्ड लिंक्स और सॉफ्ट लिंक्स में डिफरेंस क्या है। कहता है हार्ड लिंक्स, कहता है लोकेटिंग हार्ड लिंक्स इज डिफिकल्ट, इसको लोकेट करना डिफिकल्ट है, लेकिन सिंबॉलिक लिंक्स को क्या करते हैं, लोकेशन ऑफ ओरिजिनल फाइल के साथ हम इसको बाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसका शॉर्टकट बना सकते हैं। हार्ड लिंक्स के आर लिमिटेड टू द फाइल सिस्टम, ये लिमिटेड है, लेकिन सिंबॉलिक लिंक्स कैन बी लिंक टू फाइल इन अदर फाइल सिस्टम, ये हम काम कर सकते हैं। हार्ड लिंक्स कैन नॉट लिंक टू डायरेक्टरी एज द सिस्टम इटसेल्फ, ये डायरेक्टरी के लिंक नहीं हो सकता, लेकिन सिंबॉलिक लिंक्स कैन लिंक टू डायरेक्टरीज, ये लिंक हम हो सकते हैं, सिंबॉलिक लिंक है। उसके बाद वर्किंग विद द लाइनक्स जीयूआई। अच्छा जी, अब मुझे कोई बताएगा कितने टाइप्स हैं लाइनक्स के जीयूआई मोड के, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के कितने मोड है? एनीवन? ये गूगल किया ना तो फिर तुम्हारी ऐसी की तैसी। अच्छा, वन कौन सा है? वन, डिफरेंट डेस्कटॉप एनवायरनमेंट्स। हाँ, जो डिफरेंट डेस्कटॉप एनवायरनमेंट्स बता दो कितने टाइप्स के हैं, और काली के बता दो। चलो, तो मुझे बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द के डी ई
एंड जीनोम, या जीनो हम किसको कहते हैं, जीनोम वैसे हम कहते हैं, KDE एंड द जीनोम वैसे हम करें, GNOME, जीनोम वैसे जीनो कहते हैं हम, और KDE कोई हाल नहीं तुम्हारा। अब कहता है कि एक्स विंडो सिस्टम्स है, कहता है कि द ग्राफिकल इंटरफेस प्रेजेंट इज मोस्ट लाइनस कंप्यूटर इन बेस्ड ऑन द एक्स विंडो सिस्टम्स है। अब एक्स विंडो सिस्टम के आपके ग्राफिकली आपका जो डिस्प्ले होता है, जैसा कि यहाँ पे उन्होंने हमें मशीन दी हुई है, ये आपका डिस्प्ले हुआ, ये ग्राफिकल है ना, देखो सिस्टम पूरा। तो अब इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं, वैसे नॉर्मली दो तरह की टाइप्स हैं इसमें। एक आपका होता है जीनोम विंडोज मैनेजर्स है, एक होता है केडी विंडो मैनेजर है। जीनोम लाइट है जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, लाइनक्स के अंदर जितना भी होता है वो आपका जीनोम होता है, ठीक है ना। केडी थोड़ा सा एडवांस है या थोड़ा सा हैवी समझ लें ग्राफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बाकी चीजों से, तो इसलिए हमारा केडी ज्यादा, दो तरह के यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। एक जीनो है और एक आपका केडीई है, विंडोज मैनेजर्स है। विंडोज मैनेजर में आपके डेस्कटॉप ध्यान में रखिएगा। और लाइनक्स जीयूआई क्या है, ये आपका वैसे यूबेंटो का है, ये लाइनक्स का जिस तरह मर्जी करें, इसमें हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं जो ऑप्शन देना चाहें। कहते हैं यूबेंटो लाइनक्स यूजेस जीनोम, मैंने पहले बात की थी, एज इट्स डिफॉल्ट जीयूआई, जीनोम इसका है। हाँ, इसको आप केडी के अंदर चेंज कर सकते हैं, वो आप पे मर्जी है, ठीक है, लेकिन केडी थोड़ा सा ज्यादा हैवी है एज कम्पेयर टू जीनोम के। उसमें एप्स मेन्यू, ये लाइन इसका यूबेंटो डॉक्स है, टॉप बार है, ये सारी बात करिए, वर्किंग ऑन लाइन है, होस्ट है। अब क्या कहते हैं, इंस्टॉलिंग एंड लर्निंग एप्लीकेशन के sudo apt get अपडेट कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, सारे काम कर सकते हो। sudo apt get अपग्रेड या अपडेट, जी साइबर ओप्स, sudo apt कमांड नॉट फाउंड, वाई को मुझे बताएगा। ऐसा तो यूज हो जाती है। उसके बाद कुछ डिफरेंस भी है अप टू डेट, आर्क और डेबन यूबेंटो, हम वैसे आर्क यूज कर रहे हैं। यूबेंटो के अंदर एपीटी इंस्टॉल, एपीटी रिमूव, एपीटी गेट अपडेट, ये चीजें हैं, इंस्टॉल पैकेज बाय नेम। लेकिन आर्क के अंदर क्या है, पैकमैन, 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 ये स्टेटस है इसके, ठीक हो गया। ये डिफरेंस है आर्क, डेबियन, यूबेंटो और आर्क के अंदर, ये लाइनक्स के डिफरेंट फ्लेवर्स है ना। किसी का कोई बात, गेट एपीटी यूबेंटो, KD is developed by the company preferred for look and feel, ठीक है। Next up showing to us, चलो कर लेते हैं, ठीक है, गुड है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी, हमारा क्या चीज बाकी रह गई है, अभी बहुत सारी चीजें रह गई हैं। उसके बाद कीपिंग द सिस्टम अप टू डेट रखने के लिए यहाँ पे सर्च बार सॉफ्टवेयर अपडेटर लिखो, जो भी करना है, वरना अपडेट कमांड दे के कर सकते हो। प्रोसेस एंड फॉक्स क्या होता है, प्रोसेस क्या है और फॉक्स क्या है। प्रोसेस क्या है कि जो भी आपका इंस्टेंस कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम रन हो रहा है, और फॉर्किंग क्या है, बेसिक उसकी कॉपी इटसेल्फ, उसकी कॉपी मतलब डिफरेंट सर्विसेज के लिए यूज करना, ये इसके अंदर एक ऑप्शन है। कहते हैं प्रोसेस इज रनिंग इंस्टेंस ऑफ द कंप्यूटर, और फॉर्किंग इज द मेथड दैट द कर्नल यूज टू अलाउ अ प्रोसेस टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ। The process need a way to create new process in multitasking operating system. The fork operation, हाँ ये fork operation है, is the only way to doing so in, किसी ने ऊप ऊप के अंदर पेरेंट एंड चाइल्ड डायरेक्टरी वगैरह किसी ने कोई पढ़ी हो, याद है किसी को। ऊप के अंदर fork था, कॉल सिस्टम था। When a process calls a fork, the caller processor becomes the parent process and the newly created process becomes its child. जो भी उस फील्ड के हैं, जिन्होंने BSc या IT किया हो या जो भी काम किया हो, तो उनको डेफिनेटली इस चीज का पता होगा कि ऊप के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है, ठीक है ना, उसके अंदर ये चीजें पढ़ाई गई थी बड़ी डिटेल के साथ। PS क्या है, यूज द लिस्ट ऑफ द प्रोसेस रनिंग, पहले भी बात की थी,
टॉप क्या है? यूज द लिस्ट रनिंग प्रोसेस बट अनलाइक ps टॉप कीप्स डिस्प्लेइंग रनिंग प्रोसेस डायनामिकली, ऑटो कराएगा। और प्रेस क्यू टू एग्जिट द टॉप है। किल किया गया यूज टू मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ द स्पेसिफिक प्रोसेस, किल करने के लिए डिपेंडिंग ऑन द पैरामीटर्स किल विल रिमूव रिस्टार्ट एंड पॉज ऑफ प्रोसेस। ये आपके डिपेंड करता है। टॉप से कमांड देखना चाहो, क्यू से इसको खत्म कर सकते हैं, क्यू से। मालवेयर ऑन अ लाइनक्स होस्ट, मालवेयर चेक करने के लिए उसको देखे ना। अब सिंपल उस पर क्या था, पोर्ट 80 के, पोर्ट 80 इनेबल थी, उसने उसको टेलनेट किया, उसने ओपन किया, लेकिन उसने क्या बता दिया साथ उसको पूरी रिस्पांस दे दिया कि भाई बैड रिक्वेस्ट है, nginx 1.2 सर्वर चल रहा है, ये चीजें हैं। ये वैसे टेक्निक भी है एक तरह से किसी भी चीज को फाइंड करने के लिए। अब कहते हैं कि लाइनक्स मालवेयर इंक्लूड वायरसेस ट्रोजन, ये सेम ऐसे जैसे कि आपके विंडोज के अंदर होती हैं चीजें। द कॉमन लाइनक्स अटैक्स वेक्टर इट्स सर्विसेज एंड प्रोसेस, ये हमेशा सर्विसेज और प्रोसेस को टारगेट करते हैं। द कमांड आउटपुट शो द अटैकर यूजिंग द टेलनेट कमांड टू प्रोब द नेचर एंड वर्जन ऑफ द वेब सर्विसेज। उसने क्या किया कि देखो पोर्ट 80, अब nginx सर्विस है, डेफिनेटली पोर्ट 80 है ओपन होगा, तो उसने क्या किया, टेलनेट किया पोर्ट 80 के थ्रू, लेकिन उसको एक्सेस नहीं मिली। लेकिन उसने उसको क्या किया, अटैकर हैज लर्न द सर्वर इज रनिंग nginx वर्जन फला फला एंड द नेक्स्ट स्टेप वुड बी रिसर्च द वल्नरेबिलिटी इन द। जब उसको पता चल गया कि भाई इस पे nginx चल रहा है, चलो अच्छा nginx चल रहा है, अब मैं उसकी वल्नरेबिलिटी फाइंड करता हूँ अकॉर्डिंग, ये उसका आईपी भी उसको मिल गया, एंड मैं आपसे कर सकता है nginx सर्विस की, देख सकते कौन कौन सी पोर्ट बाकी है, ओपन है या नहीं है। अगर वो पोर्ट ओपन नहीं है तो फिर उसमें वल्नरेबिलिटी फाइंड करेगा, टारगेट करेगा, किस तरीके से मैं इंटर हो सकता हूँ, वो फिर सारी चीजें इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने से ही आप एक क्या करते हो, एक्सप्लॉइट डिजाइन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। रूट किट चेक है आपकी। रूट किट क्या है? रूट किट इज अ टाइप ऑफ मालवेयर डिजाइन। ये क्या कहते हैं, ये चेक किया जाता है कि बेसिक आपकी सर्विसेज कहीं इन्फेक्ट तो नहीं हो गई, कहीं डिस्टर्ब तो नहीं हो गई। ठीक हो गया। तो इसके लिए हम नॉर्मली यूज करते हैं चेक रूट किट ऑन द यूबेंटू लाइनक्स। आप इसमें चेक कर सकते हैं कि कोई चीज इन्फेक्ट हुई है या नहीं हुई। ये हम नॉर्मली हर कोई पर्सन यूज कर सकता है इसको। उसके बाद पाइपिंग कमांड, पाइपिंग कमांड आप सिस्को के अंदर भी यूज करते हो, लाइनक्स के अंदर यूज करते हो, हर CLI बोर्ड के अंदर आप पाइपिंग यूज कर सकते हो, कि मतलब एक कमांड के साथ दूसरी बाइंड कर देना। ये देखो हमने ls लिस्ट डायरेक्टरी की, उसमें उसको पाइपलाइन किया और ग्रिप होस्ट किया, जस्ट होस्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो साथ है। इस तरह यहाँ पे ग्रिप फाइल किया कि फाइल जस्ट है, ठीक है ना। तो ये सारे हम काम ग्रिप पाइपिंग कमांड, इसको कहते हैं ये जो आपका है ये वाला साइन, इसको पाइपिंग कहते हैं। ये हर आप लाइनक्स बेस के अंदर यूज कर सकते हैं। राउटर्स के अंदर सबसे ज्यादा यूज होती है, जब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कोई काम कर रहा होता है तो उसमें पाइपिंग, हम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को सर्च करने के लिए, फाइंड करने के लिए हम ये कमांड दे रहे होते हैं। डॉकर में ठीक है, गुड हो गया। अच्छा जी, यहाँ तक किसी को क्वेश्चन? सर थक गया, पानी पिला दें। अच्छा, वर्किंग किस तरह? सबसे पहले आपके जिम में जो टास्क है, आपने अपने ये मशीन बनानी है। मशीन बनाने के बाद आपने काम करना है, आपने काम करना है कि बेसिक जो ये लाइनक्स की कमांड्स हैं उसकी प्रैक्टिस करनी है। वैसे आपको ट्यूटोरियल्स भी ऑनलाइन मिल जाएंगे, बहुत सारी चीजें। लाइनक्स की जितनी भी बेसिक सर्विसेज हैं उस पर आपने काम करना है, ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट है कल के, इंस्टॉल करना है और उसके बाद लाइनक्स की बेसिक कमांड्स आपने देखने हर हालत में। उसके बाद आपने साथ साथ लाइनक्स तो देखें देखें, और साथ साथ आपने क्या करना है, कोई भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें, उस पर आप काम करना स्टार्ट कर दें। प्रेफरेबल आपकी पाइथन है, W3 स्कूल से कर लें पाइथन, वो भी उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से समझाई हुई है। उसके बाद और भी बहुत सारे लिंक्स हैं, वो भी आप कर लें। W3 स्कूल आई थिंक, एक मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे।
यहाँ से आप पाइथन वगैरह कर सकते हैं। ये सारी अगर पढ़ी हैं तो इसमें ये देखो, ये पाइथन प्रोग्रामिंग है, इसमें उसने बड़ी शॉर्ट और बड़ी डिटेल के साथ चीज़ें समझाई हुई हैं। उसके बाद अगर लाइनेक्स समझनी है तो लाइनेक्स के लिए फिर आप, वैसे यहाँ पे और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो आपको बेस्ट लगता है आप कर सकते हैं, ठीक है ना। वैसे आपको लाइनेक्स के ट्यूटोरियल्स के लिए लाइनेक्स खुद भी आपको समझाता है, उसकी बुक्स भी है। ठीक है ना, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे अच्छे चैनल्स हैं, जैसे करो ये जो है ना एजोरिका, ये बहुत अच्छा चैनल है, ये वाकई बहुत कमाल तरीके से समझाते हैं। वैसे और भी हैं, ये देखो ट्यूटोरियल्स हैं, गुरु 99 डिफरेंट डेज के हैं, ये देखो 2 घंटे 34 का है, लेकिन ये एजोरिका बहुत अच्छा चैनल है और इसमें बहुत सिक्योरिटी के पॉइंट से बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, बहुत सारी चीजें, इसमें आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। हिस्ट्री उसकी बताई हुई है, फिर उसकी वो वर्किंग समझाएगा। लाइनेक्स कम से कम ये एक वीडियो तो लेक्चर देख लो यार, इनफ हो गया, वरना आपको जो समझ में आता है, जिसकी क्लियर समझ में आती है, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं। देखो ना, अगर यहाँ पे मैं इसकी इस चैनल की बात करूं तो इसमें सिक्योरिटी के भी 2-3 लेक्चर थे, बल्कि ज्यादा थे। ये देखो पाइथन भी करनी यहाँ से भी है, ये तकरीबन 11-12 घंटे की है वीडियो, तो आप इस पे भी देख सकते हैं। एथिकल हैकिंग फुल कोर्स है इन 10 आवर्स, वो भी देख सकते हो, वो आपकी मर्जी है कैसे करना है कैसे नहीं करना, ठीक है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारी यहाँ पे चीजें हैं, और बड़े इनके इनका नॉलेज काफी अच्छा है, मतलब काफी रूट लेवल से लेके आते हैं, समझाते हैं चीजें, तो वो ये भी देख लो। लेकिन कम से कम ये पाइथन बुक रियल ही है ना, इसके साथ कोई बाइंड तो नहीं की हुई, वैसे बाइंडर भी होते हैं चेक करने के। सिस्को, हाँ सिस्को कोर्स में सारी अवेलेबल है, कर सकते हैं, ठीक है ना। आप ये सारे काम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलें जी, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीक हमारी मुलाकात होगी, लेकिन आपने बेसिक प्रैक्टिस करनी है, आपके पास एक वीक है। कल तक इंशाल्लाह ये दोनों लेक्चर आपके उसी ड्राइव के, क्योंकि ऑलरेडी ड्राइव का लिंक हमने शेयर किया हुआ है आपको, ये होगा आपका साइबर ओप्स 002 के नाम से, बैच के नाम से होगा, तो वो आपको उसी के अंदर हम लिंक जो है वो दोबारा दूसरे कोर्स भी हम का पेस्ट कर देंगे, तो आप उसके थ्रू आप एक्सेस कर सकेंगे। वैसे जिससे आपको बेटर लगता है, आप पीडीएफ बुक पढ़ें, ई बुक्स पढ़ें, जो भी पढ़ना है पढ़ें, साथ साथ प्रैक्टिस जरूरी है। मैंने आपको ऑनलाइन भी चीज दी है, ऑनलाइन लाइनेक्स भी हैं, बहुत सारी और चीजें वहां से भी कर सकते हो, ठीक है ना। पाइथन के बहुत सारे ऑनलाइन चीजें हैं, वो वहां से भी आप कर सकते हो, लेकिन टेस्टिंग भी साथ साथ कर सकते हो आप, ठीक है ना। ओके, थैंक यू, ये मेरा काम है इंशाल्लाह, और वही हम मैं कर रहा हूँ इंशाल्लाह, अपनी तरफ से फुल कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर चीज समझ आए, जो मैं चीज शेयर कर सकता हूँ आप लोगों को करूँ, जो मेरे पास नॉलेज है वो इंशाल्लाह आपको शेयर कर दूंगा, टेंशन ना लो। बाकी आपको एक काम है उसको एक्सप्लोर करना, उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना, उस पर तजर्बे करना, जो भी करना वो आपका काम है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलेंगे इंशाल्लाह, अगर जिंदगी रही तो। बाकी अपनी फैमिली को टाइम दीजिएगा जरूर, क्योंकि वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है हमेशा, उनके साथ बैठिएगा, गपशप कीजिएगा, वो उनको टाइम लाजमी दीजिएगा। बाकी फिर जिंदगी लाइफ चलती रहती है, लेकिन फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी रखेगा इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम जुनैद, कैसे हो? आज का लेक्चर कैसा लगा? आज का लेक्चर थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग था ना यार।